ओके अब शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर 3 मेन सेक्शंस हैं जिसको हम लोगों को एकदम डूब के रिवाइज करना है। पहला है 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर 68 बायबैक, फिर 71 डिबेंचर। ये 3 सेक्शन बैक टू बैक आएंगे अभी और तीनों बड़े हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। छोटे मोटे चीज़ों पे हल्की फुल्की बातों को रिवाइज करके मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो हार्ड चीज़ें हैं मैं वो रिवाइज कराऊं, जो बड़ा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हार्ड है वो मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। ओके, तो वी स्टार्ट विथ 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सब चीज़ बोलूं और फटाफट बोल दूं फ़ायदा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूं धीरे से प्रेम से बोलूं वो ज़्यादा फायदा करेगा रिविजन में। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर ना ज्ञान ऐसा है कि इसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल होता है और एनसीएलटी 2016 तक बना ही नहीं था। तो 2016 में जब एनसीएलटी बना तो एनसीएलटी के रूल्स आए थे 2016 में, और फिर संग संग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रूल्स भी आए थे, ठीक है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अच्छी बात है, हम लोगों का टाइम बच जाएगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब रिडक्शन के अंदर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस उन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे आंखों के सामने क्या है, मैनर ऑफ रिडक्शन। सर रिडक्शन में एक बात आप याद रखना, रियल शेयर कैपिटल कम होता है और जो रियल शेयर कैपिटल है वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ना ऑथराइज्ड ना इशूड बट सब्सक्राइब्ड। लेट्स से हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना हो गया, 10 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 करोड़ रुपीज। हमने 10 रुपीज फेस वैल्यू में अब तक केवल 7 रुपीज मंगाया है, तो पेड वैल्यू कितना है, 7 करोड़ रुपीज। लेकिन जो बचा हुआ 3 रुपया जब चाहे मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते, मंगा सकते हैं। तो वो सर 3 करोड़ रुपया जो अनकॉल्ड कैपिटल है वो मैं जब चाहे मंगा सकता हूं कि नहीं। माई सब्सक्राइब कैपिटल इज 10 करोड़, माई पेड कैपिटल इज 7 करोड़। जो 3 करोड़ मैं जब चाहे मंगा सकता हूं, नहीं देगा तो वो कर लूंगा फॉर फीचर। तो रियल कैपिटल पेड अप कैपिटल 7 करोड़ नहीं है, रियल कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल 10 करोड़ है। तो जब आप अपने 10 करोड़ के सब्सक्राइब कैपिटल को कम करते हो ना, तो उस केस में रियल कैपिटल आपकी कंपनी का कम होता है और उससे क्रेडिटर को टेंशन होता है। और जहां क्रेडिटर को टेंशन होगा पिक्चर में कूद के कौन आ जाएगा, एनसीएलटी। उनको एनसीएलटी मेंबर के लिए नहीं आया है, किसके भले के लिए आया है, क्रेडिटर की। क्रेडिटर को दिक्कत तो नहीं है ना इस रिडक्शन से, क्योंकि उनको क्रेडिटर्स को डर है कि कैपिटल कंपनी का कम हो रहा है, तो उन्हीं के लिए एनसीएलटी से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है ना। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के 3 तरीके हैं। नंबर 1, जो 3 करोड़ रुपया अनपेड पोर्शन है ना, अगर हमने वो कैंसिल कर दिया, हमने बोला हम फेस वैल्यू 10 रुपीज को 7 रुपीज कर रहे हैं, तो अब तो फेस वैल्यू को आप 7 रुपीज कर दोगे, तो 3 करोड़ आप जो मंगाने वाले तो मंगाओगे नहीं, तो रियल कैपिटल कम हो गया कि नहीं, सब्सक्राइब 10 से 7 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है अनपेड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और बाकी 2 और 3 जो है वो सीधा पेड अप कैपिटल है, कि आपका 7 करोड़ का पेड अप कैपिटल है ना, हम उसी में से कुछ पोर्शन कैंसिल कर रहे हैं या रिफंड कर रहे हैं। कैंसिल पेड अप कैपिटल और पे बैक अ पोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। तो ये 3 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोसीजर फॉर रिडक्शन। सर मेन तो मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, इट इज दिस, एसआर प्लस एनसीएलटी का अप्रूवल। तो एसआर पास करो, एनसीएलटी का अप्रूवल लो, मेमोरेंडम को चेंज करो, ऑल्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो भी तो चेंज होगा मेमोरेंडम। एंड अगर आपकी कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और वो अरियर्स में है, तो जब तक वो चुका नहीं देते तब तक आप रिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डालते हैं कि प्लीज अप्रूवल दे दो, तो एनसीएलटी सारे सरकारी अथॉरिटीज को और क्रेडिटर्स को नोटिस भिजवाता है और बोलता है आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज बता दो मुझे विदिन 3 मंथ्स। विदिन 3 मंथ्स एनसीएलटी किस किस को नोटिस भिजवाएगा, आरडी, आरओसी, लिस्टेड कंपनी तो सेबी और कौन, सबको भिजवाएगा। किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो जिस दिन उनको नोटिस मिला वहां से 3 मंथ, हमने जब भेजा वहां से नहीं, जिस दिन इन लोगों को नोटिस मिलेगा वहां से वो लोग 3 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये ठीक है ना। अगर 3 महीने होगा उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली जब एनसीएलटी देखता है कि सारे क्रेडिटर्स सेटिस्फाइड हैं, सब क्रेडिटर्स का जो लोन अमाउंट है आपने या तो चुका दिया या कैलकुलेट कर दिया या उन्होंने एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आपने उनके अनसिक्योर क्रेडिटर के नाम पे सिक्योरिटी क्रेडिटर को उसको सिक्योर बना दिया, तो क्रेडिटर सेटिस्फाइड, तब एनसीएलटी आपको अप्रूवल दे देगा, ऑर्डर दे देगा, ठीक है। एनसीएलटी ये भी चेक करेगा
कि आप लोग जो प्रपोज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हो रिडक्शन का, इट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके लिए ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएलटी की कॉपी जो है ये आप वो उसके पास जमा करोगे, छोटे आदमी के छोटे देवता आरओसी के पास आप जमा करोगे। इंपॉर्टेंट, आरओसी तुमको एक सर्टिफिकेट देगा, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। इसका फॉर्म नंबर नहीं है इसलिए इसका ताकत महसूस नहीं होता है, बहुत बड़ी पॉइंट है कि आरओसी अब आपको एक सर्टिफिकेट देता है। मतलब एनसीएलटी का ऑर्डर भी चाहिए, उसके बाद जमा करो आरओसी में, और आरओसी एक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, RSC 7, फॉर्म नंबर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट वाली बात पक्का लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है ये। नेक्स्ट, ये सारा जो प्रपंच हो रहा है रिडक्शन का, एनसीएलटी से पूछो, एनसीएलटी से किसके उद्धार के लिए, मेंबर्स के लिए कि क्रेडिटर्स के लिए? हाँ करेक्ट, क्रेडिटर्स के उद्धार के लिए। क्रेडिटर्स के लिए एक और कानून है हिंदुस्तान में जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, IBC इंसॉल्वेंसी, वो कंपनी लॉ का बाप है, ठीक है। अगर हमारी कंपनी ने देखो हमारी कंपनी अगर रिडक्शन कर रही है तो वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू रीच ईच एंड एवरी क्रेडिटर एंड ऑब्टेन देयर NOC और सेटिस्फाई देम, ठीक है। अगर किसी क्रेडिटर को पता ही नहीं चला, इसके बारे में ज्ञान नहीं हुआ वगैरह, तो वो हमारे खिलाफ IBC कोड में केस कर सकता है, अंडर सेक्शन 6 इंसॉल्वेंसी कोड में केस कर सकता है। और कमाल की बात बताता हूं, कंपनी लॉ का केस किसके पास जमा होता है? NCLT। IBC कोड का केस किसके पास जमा होता है? NCLT। दोनों लॉ में केस जमा किसके पास होता है? NCLT। तो क्रेडिटर जाके NCLT में हमारे खिलाफ केस ठोक देगा, ठीक है। फिर NCLT हम लोग को ऑर्डर करेगी, NCLT बनाएगी एक लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। ये क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कंपनी के मेंबर्स। कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरी दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, पास्ट मेंबर्स विद इन लास्ट 1 ईयर। प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। जो कंपनी के पास्ट 1 ईयर में मेंबर्स रह चुके हैं उनको बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। इनको बोला जाएगा कि आप लोग पैसा ला के दो इस क्रेडिटर का। क्रेडिटर को पैसा कौन देगा? मेंबर ही तो देगा। तो हम लोग मेंबर को एक नाम दे दिए कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। मेंबर इज मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर। तो NCLT एक लिस्ट बनाएगा कॉन्ट्रीब्यूटरीज का और उनको ऑर्डर करेगा कि भाई इनको पैसा दो। जैसे वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, उसमें देना पड़ता है, वैसे इसको भी पैसा आप लोग दो इस क्रेडिटर को। ये देखो पढ़ो, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। नेम एंड इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर नीलांजन अय्यर, दिख रहा है क्या? अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो हमने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में उसका नाम गलती से ओमिट कर दिया था, अब बंबू होगा। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जब उसको पता चला वो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता है अंडर IBC कोड, कैन ही? यस, वो IBC कोड में भी ले सकता है और कंपनी में भी ले सकता है, समझे ना? ठीक है। और जिस कंपनी के जिस ऑफिसर ने भी जानबूझ के उसका नाम ओमिट किया था उसके साथ तो क्या होगा तुम जानते ही हो। ग्रेट। सेक्शन 66 अभी क्लियर है क्या? दैट वाज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बड़ा सेक्शन में जा रहा हूं, 68, क्या नाम है? बाय बैक, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। अच्छा, जब मैं तुम लोग अभी बाय बैक पढ़ाऊंगा ना तो अंदर में जब एंटर करूंगा तो फॉर्म क्या क्या आएगा सुन लो। 8, 9, 10, 11, 15, ये तो इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा है, ये नहीं कि मैंने ज्यादा बोल दिया। 5 फॉर्म, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 15। ज्यादा जरूरी है सर 8, 9 और 11, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी फॉर्म्स है, थोड़ा याद रहे तो अच्छा है। आओ देखते हैं, ठीक है। कंपनी बायबैक करना चाहती है तो बायबैक के सोर्सेस क्या क्या हैं? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम। फॉर सेक्शन नंबर 68, सेक्शन 68 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि फॉर दिस सेक्शन फ्री रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज, प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी की फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। प्रोवाइजो के अंदर बोला है कि सेम अगर जिस सिक्योरिटी का बायबैक करना चाहते हो उसी का इशू करके बायबैक नहीं कर सकते, इट हैज टू बी डिफरेंट काइंड। तो बायबैक इक्विटी का होता है कि प्रेफरेंस का? इक्विटी का। तो यानी प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ PS होगा, PS मतलब, ठीक है। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब बायबैक इक्विटी शेयर का भी होता है, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का भी होता है। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को मैं बोल रहा हूं OSS,
अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में कौन आएगा? ईसॉप, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बायबैक? आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए, बीआर या एसआर पास करना है। बायबैक की एक लिमिट होती है, अगर आप कम अमाउंट का बायबैक कर रहे हो 10% ऑफ पीयू, ईएससी, एफआर, एसपी, कहां गया? ये रहा लिखा हुआ है। अगर बायबैक का जो टोटल अमाउंट स्पेंट होगा, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पीयू, ईएससी, एफआर, एसपी, तो सिर्फ बीआर एंड बीएम। लेकिन अगर 10% से ज्यादा है, अप टू 25% तक, तो क्या पास होगा? एसआर एंड जीएम। हालांकि एसआर में पोस्टल बैलेट भी इसमें होता है। मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड कितना कर सकते हो? 3 नंबर पढ़ो। 25% ऑफ पीयूएससी, एफआरएसपी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक साल में कितना बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल। डेट आफ्टर बायबैक, इक्विटी तो कम हो जाएगा, तो डेट बाय इक्विटी रेशियो जो है वो तो बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ कितना ही जाए, 2 क्रॉस करना नहीं चाहिए। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 आफ्टर बायबैक। गवर्नमेंट कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, उनको एग्जामिशन है, वो लोग का में क्या बोलते हैं 6:1 तक का अलाउड है। ओके, द शेयर्स जिसका बायबैक हो रहा है मस्ट बी फुल्ली पेड अप। आपको अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो रूल 17 फॉलो करो, लिस्टेड हो तो सेबी रेगुलेशंस फॉलो करो। अगले 1 साल तक आप दूसरा बायबैक नहीं लाओगे, मतलब 2 बायबैक के बीच का गैप कम से कम 1 साल होना चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं है? ओके। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर और बीआर। अच्छा, अब फॉर्म चालू हो गया, कंपनी आप सबको लेटर ऑफ ऑफर भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस पीरियड नहीं है, सीधा ऑफर पीरियड ही है। ऑफर पीरियड होता है 15 से 30 दिन। ऑफर पीरियड कितना होता है? 15 से 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्म नंबर क्या है? SH8। पहले आरओसी में जमा होगा, उसके 20 दिन के अंदर फिर आप लोग को सर्कुलेट किया जाएगा लेटर ऑफ ऑफर, फॉर्म SH8। आप लोगों के पास कितना वक्त है इस ऑफर को अवेल करने के लिए? 15 to 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। अब एक खास बात है, कैसी भी कंपनी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक, अगर सारे मेंबर्स राजी हैं, यूनानिमस, तब फिर लेस देन 15 डेज में भी आप बायबैक कर सकते हो, मतलब फटाफट बायबैक, ठीक है। फटाफट बायबैक भी हो सकता है इफ ऑल मेंबर्स एग्री। बायबैक प्रो रेटा हो सकता है। अच्छा, ऑफर पीरियड खत्म हो गया। ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद आप लोग सबका जो भी ऑफर्स था, जो बेचना चाहते आ गया मेरे पास, मैं 15 दिन के अंदर वेरीफाई कर लूंगा उसको, ठीक है। मैं आपके द्वारा भेजे हुए ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, रिजेक्ट भी कर सकता हूं। ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद 15 दिन में मैं सारे ऑफर्स को वेरीफाई करूंगा। टोटल 21 डेज के अंदर अगर आपको सूचना नहीं मिली तो मतलब आपका ऑफर रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब वो एक्सेप्टेड है। नहीं तो अगर कंपनी रिजेक्ट करना चाहती है तो 21 डेज में आपको रिजेक्शन कम्युनिकेट कर देगी। थोड़ा पढ़ेंगे ये वाला पढ़ो जरा। एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन। कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर, ठीक है। एंड आपको अगर कोई जवाब नहीं आया तो इट इज डीम्ड की एक्सेप्टेड है, अनलेस अगर 21 दिन के अंदर ही आपके पास रिजेक्शन लेटर आ गया। तो अगर कंपनी रिजेक्ट करना चाहती है तो कितने दिन में आपको इन्फॉर्म करेगी? 21 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर में आपको कम्युनिकेट कर देगी कि भाई आपका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का, तो 7 दिन के अंदर कंपनी पेमेंट कर देगी। तुम लोग में से जितने जिनका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है तो कंपनी शेयर्स के बदले में क्या दे देगी? पैसा, विद इन 7 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, डॉस, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, फॉर्म नंबर SH9। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहकीकात करेंगे कि कंपनी के पास इनफ पैसा है कि आप लोग को बायबैक करने के बाद भी हम लोग सॉल्वेंट रहेंगे, अगले 1 साल तक हम बैंकरप्ट नहीं होंगे, नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम बैंकरप्ट नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज सुन लो, बायबैक वाले टॉपिक में पूरे कंपनी लॉ में ना जब जब साइन की बात आती है तो आप देखते हो 2-3 ऑप्शंस होता है। पहला ऑप्शन होता है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, दूसरा होता है डायरेक्टर प्लस CS, और एक होता है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD। तो बायबैक वाला जो टॉपिक है इसमें 2 बार आएगा और दोनों बार सेम आंसर है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इसमें कौन साइन करेगा? एटलीस्ट आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD। इसके ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि MD जो है बाहर घूमने गया हुआ फीफा वर्ल्ड कप में, कतर में हो रहा है वगैरह, था ना, ठीक है। तो भाई वो साइन नहीं कर सकता, करना पड़ेगा, उड़ के आओ वापस। यहाँ अटॉर्नी का चक्कर भी नहीं है, खुद ही करो आके,
क्लियर ना? ये आपने बायबैक किया, अगले 6 महीने तक आप कोई फ्रेश इशू नहीं करोगे। रजिस्टर बायबैक बादू है, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ बायबैक कंपनी जमा करेगा फॉर्म नंबर 11 एंड फॉर्म नंबर 15, उसमें भी सर साइन कौन करेगा? वही 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 इज एमडी। ठीक है, तो ये था सर बायबैक, सेक्शन नंबर 68। 2 हाथी सेक्शन, 66 रिडक्शन, 68 बायबैक। अब नेक्स्ट हाथी का नाम, बाप रे, वो सबसे बड़ा हाथी है, 71 डिबेंचर्स। ये देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 30 डिबेंचर का डेफिनेशन। डिबेंचर दिख रहा है क्या सबको? मैं बोलो, डिबेंचर इंक्लूड्स एसबीआई स्टॉक, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग अ इक्विटी की डेट, एविडेंसिंग अ डेट वेदर और नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जनरली सारे डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर का केस है ना, गवर्नमेंट गारंटीड डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला कि चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी, वरना हम लोग तो जानते हैं कि सारा मोस्टली सिक्योर्ड होता है। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखे हैं, उनको डिबेंचर माना नहीं जाता। एग्जांपल मसाला बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो सब लिखा है वहां पे। ओके, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, डिबेंचर बोरोविंग्स होता है कि नहीं होता है? डिबेंचर इज अ लोन मनी। अब बोरोविंग्स की लिमिट एक सेक्शन में दी हुई, सेक्शन नंबर क्या पढ़ो, 180 का 1 का सी। अगर कंपनी का टोटल बोरोविंग्स प्लस जो डिबेंचर आप इशू करना चाह रहे हो, इफ इट इज विद इन पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी, तो बीआर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल बोरोविंग्स प्लस डिबेंचर मिला के क्रॉसिंग दिस लिमिट है, तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक खास बात बोलना चाहता हूं, ये अंदर लिखा हुआ भी, बोला हुआ भी, वापस से बोल देता हूं। अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रही है जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, सेक्शन 62, सेक्शन कन्वर्टिबल मतलब जो बाद में रिडीम नहीं होगा बल्कि इक्विटी में कन्वर्ट होगा, सर वो भले ही लिमिट के अंदर हो फिर भी एसआर इज कंपल्सरी। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर कंपनी इशू कर रही है, भले वो लिमिट के अंदर है, फिर भी एसआर इज कंपल्सरी। वहां ये नहीं बोल सकते कि लिमिट के अंदर है तो बीआर, वहां एसआर कंपल्सरी है, ये लिखा हुआ भी है। ओके, ये क्लियर है सबको? डिबेंचर्स को समझने के लिए अपने ये डायग्राम बनाए थे, ये रहा मास्टर डायग्राम, ध्यान से इधर देखो, मैं बहुत कुछ बोलते जाऊंगा इसके बारे में। ये एकदम मास्टर डायग्राम में पूरे डिबेंचर, इतना बड़ा टॉपिक है ये, 4-4.5 पेज का, इसको कैप्चर करने में आराम होता है। अ कंपनी वॉन्ट्स टू इशू डिबेंचर्स, जिनको डिबेंचर आप इशू करोगे वो लोग क्या कहलाएंगे? डीएच, डिबेंचर होल्डर्स। तो कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, सुनो। कंपनी विल अपॉइंट अ पर्सन कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, ये डिबेंचर ट्रस्टी कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए? अगर कंपनी डिबेंचर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है या फिर अपने ही मेंबर्स को कर रही है, पर संख्या में वो लोग 500 से ज्यादा हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। कब अपॉइंट किया जाएगा इसको? प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने के पहले ही इसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी वो व्यक्ति है जो खुद डिबेंचर होल्डर नहीं है, जो एकदम इंडिपेंडेंट है, जो डिबेंचर होल्डर्स का ख्याल रखता है ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स। इंपॉर्टेंट, तुमको यहां पे ये आदमी दिख रहा है ना, मैंने बोला था रियल लाइफ में ये आदमी नहीं होता, मतलब औरत भी नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है,
सेबी ने ना कुछ 300-400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लिस्ट निकाल रखा है रजिस्टर्ड, केवल वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग कंपनी लॉ में अभी डिबेंचर ट्रस्टी को लेके जितने भी रूल पढ़ेंगे, रूल 18 का सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4 लिखा हुआ भी है, वो पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर पे अप्लाई नहीं होता। क्योंकि पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर कौन कर सकता है? लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के लिए सेबी रेगुलेशंस के नियम है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये रूल नंबर इधर हाथ का दिख रहा है क्या? रूल नंबर 18 का 2। तो ये जो पूरा ज्ञान है ना, ये रूल नंबर 18 का 2 में लिखा हुआ है अबाउट डिबेंचर ट्रस्टी, ये पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर में अप्लाई कौन होता है? सेबी रेगुलेशन, और वहां डिबेंचर ट्रस्टी के नियम अलग हैं। ये बताया हुआ है ना। वैसे 18 का 2 के अलावा नीचे 18 का 3 एंड 18 का 4, इसमें भी बोला ये डू नॉट अप्लाई टू पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि वहां पे फिर सेबी का डिबेंचर ट्रस्टी का जो नियम है ना, वो अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये डब्बे में 3-4 बार आता है ना। ओके, तो कंपनी जब डिबेंचर ऑफर करती है तो कंपनी मस्ट अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी इफ द ऑफर इज मेड टू पब्लिक और टू इट्स ओन मेंबर्स हु आर मोर देन 500। ग्रेट। अच्छा, ये जो अपना डिबेंचर ट्रस्टी है, कंपनी इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है, उस एग्रीमेंट को अपने क्या बोलते हैं? फॉर्म नंबर। ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इट कंटेन्स डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज लाइक अ लोन एग्रीमेंट। ठीक है, मैं डिबेंचर मतलब रिवाइज करा रहा हूं, पर फिर भी पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज लाइक अ लोन एग्रीमेंट, इट कंटेन्स रेस्ट्रिक्शंस। सर, कोवेनांट जो वर्ड है ना, वो रेस्ट्रिक्शन से औकात में ऊपर है। कोवेनांट का मतलब हो गया सेक्रेड रिस्ट्रिक्शन, पवित्र, सेक्रेड। अभी जैसे अगर आप मंदिर में घुसोगे तो चप्पल या जूता पहन के तो ना घुसोगे, उतार के घुसोगे, इट्स अ रेस्ट्रिक्शन। इज इट एन ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शन और अ सेक्रेड रिस्ट्रिक्शन? सेक्रेड रिस्ट्रिक्शन। वैसा तो कोवेनांट इज लाइक अ सेक्रेड, पवित्र वो बॉन्ड है कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, जिसका अनुपालन कंपनी को करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ डिबेंचर, मतलब 5 साल का डिबेंचर मान लो, तो ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ डिबेंचर कभी भी इन कोवेनांट्स का वो किया ब्रीच, तो तुरंत ये आदमी हरकत में आ जाएगा, डिबेंचर ट्रस्टी। ये फिर क्या करेगा? डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगा और पूछेगा कि बताइए अब क्या एक्शन लेना है। वन ऑफ द कॉमन एक्शन इज फाइल अ केस इन एनसीएलटी। फाइल अ केस इन एनसीएलटी वो कर सकते हैं आप लोग। ये रहा, एनसीएलटी में जाए केस कर देगा वो ब्रीच ऑफ कोवेनांट होने पे। तो जैसे ही कोवेनांट्स का ब्रीच होगा, ये मीटिंग भी बुला सकता है और एनसीएलटी में केस भी कर सकता है कि देखो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का वायलेशन कर रही टर्म्स का। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब तक साइन हो जाना चाहिए? वेरी गुड। डिबेंचर इशू जब पूरा क्लोज हो गया, उसके बाद 3 महीने के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। ये क्लियर है सर? अच्छा, पक्की बात है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा होगा कि कंपनी विल क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट्स, सम मूवेबल और सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंपनी ने अपना बिल्डिंग गिरवी रखा डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में, बिल्डिंग के ऊपर क्या आ गया? चार्ज। कंपनी के किसी भी एसेट पे चार्ज आता है तो आरओसी के पास फाइलिंग होता है, नॉर्मली फॉर्म होता है CHG 1, लेकिन डिबेंचर में होता है CHG 9। वेरी गुड। कंपनी शैल क्रिएट अ चार्ज इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड फाइल CHG 9 within to whom? ROC, मतलब वही एमसी का वेबसाइट। सही है सर? एक याद आ गया, पूरा डिबेंचर का रिदम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सब सेक्शन वाइज चलेंगे, रूल वाइज चलेंगे। ओके, सबसे पहले तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करोगे तो हमको मतलब नहीं है कि वो 180 की लिमिट के अंदर है कि बाहर है, SR पास करना पड़ेगा, कंपलसरी है। इनको कभी वोटिंग राइट्स नहीं होता। ठीक है, डिबेंचर का पीरियड कितना होता है? ये लल्लू है, मिनिमम जो जनरली होता है मैक्सिमम 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए 30 साल। आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, बोल चुका मैं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी होते हैं केवल वो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह को थोड़ा एग्जाम्पशन रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में वो क्या बोलते हैं, आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये उंगली जहां पे मेरा पढ़ो, in case of issue of debenture by government company which is fully secured by guarantee of
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, वहां पे ये चार्ज वाले अप्लाई नहीं करेगा, वहां अनसिक्योर्ड भी अलाउड है। बहुत बढ़िया। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्म बोल रहा है SH12, कब कितने दिन में बनेगा डिबेंचर ट्रस्ट डीड? विदिन 3 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू या ऑफर, ठीक है ना। DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इज अ हॉट टॉपिक। ओके, मैं कुछ लिख रहा हूं, लिखने के बाद मैं बोलूंगा और फोटो ले लेना, ठीक है। एकदम एक शॉर्टकट लिखा रहा हूं परमानेंट याद करने के लिए। फोटो, ये शॉर्टकट में जो मेरा जो हाथ का लिखा हुआ है ना, वो एकदम शॉर्टकट है। DRR में कितना जाएगा? 10%, और आप इन्वेस्टमेंट कितना करोगे? 15%, ठीक है, MCQ में। ओके, बात करें थोड़ा। देखिए सर, व्हेन यू से DRR रिजर्व, इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, उससे पैसा क्रिएट नहीं हो रहा है। रिजर्व इज जस्ट एन अकाउंटिंग एप्रोप्रिएशन। तो आप DRR में 10% रिजर्व में डाल दो। कहां से डालोगे? निकाल के अपने प्रॉफिट से डालोगे निकाल के। ओके, लेकिन पैसा कितना इन्वेस्ट करके रखोगे अलग से? 10% की 15%? 15%। 15% of the amount of debentures maturing on or before 31st March of the next year should be invested or deposited in the following securities within 30th April of the current year, ठीक है। 11 महीना इन एडवांस। कहां कहां करेंगे सर? शेड्यूल बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बोला हुआ सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बोला हुआ बॉन्ड्स। कभी भी ड्यूरिंग द ईयर 15% के नीचे फॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए होगा, किसी और पर्पस के लिए नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, मैंने इस चीज का सेपरेट एक फोटो करा दिया, वरना तो मैं तो ये मैराथन जो तुम लोग के साथ भी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे जाता ही है, तो यूट्यूब पे तो तुम एनी टाइम यू कैन स्टॉप एंड टेक पिक्चर्स एंड ऑल दैट। ओके, तो इससे इसका एक ही पूरा मैराथन का मकसद होता है कि एक बार मैं सारी जो गंदी वाली हार्ड चीजें हैं वो बता दूं, इजी वाला बताने का पर्पस नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सर क्या मुद्दा है हमारे सामने? अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी वेयर अ प्रोस्पेक्टस ऑफर टू पब्लिक और टू योर एग्जिस्टिंग मेंबर्स मोर देन 500, ठीक है ना। डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर जितने भी मैं नियम बताऊंगा, 18 का 2, 3, 4 रूल्स है, ये रूल नंबर 18 का 2, 3, 4, वो पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी को हटाया जा, अच्छा डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कौन किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन तुम लोग डिबेंचर होल्डर्स हो, तुम लोग चाहो तो हटा सकते हो। तुम लोग से जब पूछना होता है ना मेरे को कोई भी बात, तो ORSR नहीं होता, 3/4 वैल्यू वाला कंसेंट होता है, 3/4। तो ये देखो तुम लोग मिलके हटा दिए उसको। 3/4 वैल्यू वाले डिबेंचर होल्डर्स अगर चाहें तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? डिबेंचर ट्रस्टी, अच्छा ये वाला भी स्टार है थोड़ा सा। डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग कब बुलाता है डिबेंचर होल्डर्स की? या तो ब्रीच ऑफ कोवेनेंट हो, या फिर आप लोग 1/10 वैल्यू वाले रिक्वेस्ट करो। 1/10 वैल्यू वाले डिबेंचर होल्डर्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो डिबेंचर ट्रस्टी आप लोगों की मीटिंग बुलाएगा, या फिर अगर कंपनी ने कोई ब्रीच ऑफ कोवेनेंट किया तो वो मीटिंग बुलाएगा। ये क्लियर है ना? ये एक एग्जांपल है, रोशन बल्ब कंपनी ने ना डिबेंचर, वो जो 2:1 ये क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर जो कोवेनेंट्स होते हैं उसमें एक कोवेनेंट था डेट इक्विटी रेशियो को लेकर, उसको ब्रीच कर दिया, तो इट इज ब्रीच ऑफ कोवेनेंट इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो यहां पर डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा मीटिंग, तो वो मीटिंग बुलाना चाहता है। ओके, ये देखिए सर, डिबेंचर ट्रस्टी की जो ड्यूटीज होती है ना, ये देख रहे हो इस आदमी को, डिबेंचर ट्रस्टी की जो ड्यूटीज होती है ना वो इसमें लिखी रहती है, ठीक है। अगर डिबेंचर ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज नहीं निभाए, गलत काम करे, तो उसके खिलाफ केस होगा, उसको नुकसान का पैसा देना पड़ेगा। एनी क्लॉज और एनी एग्रीमेंट बाय विच डिबेंचर ट्रस्टी विल गेट इंडेमनिटी फॉर दैट, मतलब उसको भरपाई मिल जाएगा, शैल बी वॉइड। मतलब सोचो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक अलग से एग्रीमेंट कर लिया कि तुम ना नेग्लिजेंसी रहो, जो होता है होने दो गड़बड़, अगर तुम पे केस हुआ, तुमको पैसा देना पड़ा, तो जितना तुम दोगे उतना हम तुमको दे देंगे। ये तो गलत बात है ना, सच इंडेमनिटी इज वॉइड। लेकिन फिर एक महामूर्खतापूर्ण बात लिखी हुई है कि अगर 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स अलाउ कर दें तो ये इंडेमनिटी क्लॉज वैलिड है। वाई विल यू अलाउ बॉस? तुम लोग क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, बोलोगे हाँ इसको होने दो नेग्लिजेंट?
तो इंडेमनिटी क्लॉज डाला जा सकता है विथ 3/4 वैल्यू ऑफ योर कंसेंट। ओके, नाउ एक बात है, डिबेंचर ट्रस्टी शुड टेक ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, ठीक है, वो अपना कर्तव्य निर्वाह उसको करना चाहिए। नाउ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, बोला इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो जो कोवेनांट्स लिखे हैं, ड्यूटीज लिखे हैं, उससे पता चलेगा कि उसका केयर एंड डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप लोग एनसीएलटी पे केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना जाके एनसीएलटी में केस, ठीक है। अच्छा, कंपनी जब डिबेंचर अलॉट करेगी तो ये भी तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, कौन सा रिटर्न जमा होगा? पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, जो भी अलॉट हो रहा है उसके बाद आरओसी में 30 दिन में जमा होना चाहिए। आईसीआई का नोट है ये। दैट कंप्लीट्स आवर शेयर कैपिटल, ठीक है। इसी के साथ मगर शेयर कैपिटल खत्म होता है। मैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा विच इज डिपॉजिट्स। ओके, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है आईसीआई का। एक समय था, मुझे याद है, जब डिपॉजिट से एकदम नहीं आता था, एकदम भी नहीं। ये तुम समझ लो अचानक 2016-17 के बाद से एकदम हॉट हो गया। मतलब आईसीआई बिना डिपॉजिट पे क्वेश्चन डाले रह नहीं सकता, इतना महत्वपूर्ण हो गया है। खुल, ये देखो, हम लोगों ने सी कैटेगरी के जो 4 चैप्टर उनका मैराथन कंप्लीट कर लिया। ये देखो कहाँ गया, चैप्टर 1, 2, 3, 4। अभी शेयर कैपिटल खत्म करना सी। अब मैं किस में जा रहा हूँ? बी कैटेगरी। बी कैटेगरी वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स हैं साइज कम मार्क्स ज्यादा। तो इसमें पहला चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के रूल्स भी होते हैं। कितने मार्क का आएगा? 5 से 10 मार्क। ये 5 से 10 मार्क के रेंज में रहता ही रहता है। 10 पेज का चैप्टर है, 5 से 10 मार्क के रेंज में रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है। ब्रेक के बाद आई स्टार्ट डिपॉजिट्स। थैंक यू। अब एक नया चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, नाम है उसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एग्जाम में इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, मतलब पक्का आना ही आना है, ठीक है। डिपॉजिट चैप्टर के अंदर मैं स्लो जाऊंगा, थोड़ा सारी बातें बता दूंगा, सारे हार्ड फैक्ट सब कुछ याद करा दूंगा, ध्यान देना। समरी वगैरह सब है इसमें, ओके। सबसे पहले डिपॉजिट चैप्टर में सेक्शंस का रेंज क्या होता है? 73 से लेकर 76A, ठीक है। यहाँ पर 75 नंबर सेक्शन इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड कर दिया है, सिलेबस में पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है? 73, 74, 76, 76A। अब एक गलत बात है, इनको करना चाहिए था 74 को एक्सक्लूड, क्योंकि वो ऑब्सोलीट है, पर किया किसको? 75 को। तो अब जो इनकी इच्छा वो करनी पड़ेगी हम लोग को वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर 4 फॉर्म्स आएंगे। ये चौथा फॉर्म बकवास है, ये भी ऑब्सोलीट है, ये 2014 में ही सबट गया है। तो एक्चुअली 3 ही फॉर्म काम किया है, डिपॉजिट, डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3, ये फॉर्म के नाम आएंगे। डीपीटी 1 क्या होता है? कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है। सबसे पहले डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे एफडी है। यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, रेकरिंग डिपॉजिट भी नहीं है। कौन सा डिपॉजिट है? एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक में जाके एफडी कर सकते हो। अगर आप बैंक में जाके एफडी करोगे तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कंपनी लॉ की बैंकिंग लॉ? अच्छा, बैंक में हम लोग सब एफडी करते हैं, क्यों? हमें वो सेफ लगता है, वो ज्यादा पॉपुलर है। बैंक हर वक्त डिपॉजिट लेता है, बैंक का कोई ऑफर नहीं आता कि अभी हम इस वक्त से इस वक्त ले रहे हैं। बैंक में कभी भी किसी भी दिन 24/7 डिपॉजिट कर सकते हो, ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो, हर चीज। तो बैंक हर टाइम लेता है, पॉपुलर है, सेफ है, इसीलिए लोग बैंक में ही एफडी करते हैं। परंतु कंपनियां भी चाहें तो एफडी एक्सेप्ट कर सकती है, और उनके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? कंपनी लॉ, जो मैं पढ़ा रहा हूं। कंपनी के पास अगर आप एफडी करोगे ना तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे बैंक वाले अगर आपको 7 दे रहे हैं तो कंपनी वाले आप समझ लो आपको 8, 8.5 ऐसे देंगे। पर लोगों के लिए ना, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम एफडी कर रहे हो, शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम रिस्क एवर्स पर्सन हो, तुमको रिस्क पसंद नहीं है। तो 1-1.5% के ब्याज के लालच में तो ऐसा होगा नहीं कि तुम बैंक में एफडी करने के बजाय जाके किसी कंपनी में एफडी कर दोगे। इसीलिए कोई इनकी बात करता नहीं है, और कंपनियां हर वक्त एफडी लेती भी नहीं है। ओनली द बिग कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड दैट टू उनका ऑफर आता है इस दिन से इस दिन, उसी में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उतना पॉपुलर है नहीं, पर इसको लेके लॉ बहुत ज्यादा है। कोई भी कंपनी जो
डिपॉजिट लेना चाहती है, उसके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है अपने ही मेंबर्स से एफडी लेंगे। किससे लेंगे? अपने ही मेंबर्स से एफडी लेंगे। वो अगर आप कर रहे हो कि सिर्फ अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो मेंबर्स होते हैं, अगर आप अपने ही मेंबर्स से एफडी ले रहे हो तो सेफ है, ठीक है, तो वहां नियम कानून थोड़ा कम है। लेकिन बड़ी कंपनियां जनता से भी एफडी ले सकती हैं, वहां नियम कानून ज्यादा है, ठीक है। तो जिससे भी लो, चाहे मेंबर से लो चाहे जनता से लो, उनको एक ऑफर लेटर टाइप का तो कुछ दोगे ना। तो अपने मेंबर से लोगे तो सर्कुलर दोगे ऑफर कि हमारा एफडी आ रहा है इस तारीख से इस तारीख, उसका टेनोर इतना है, ब्याज इतना है, ये इतना है, वो उतना, तो एक सर्कुलर होना चाहिए। जनता से ले रहे हो तो सर्कुलर प्लस एडवर्टाइजमेंट दोनों रहेगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये क्लियर है? एक जबरदस्त चीज बताता हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं अपने ही मेंबर से एफडी एक्सेप्ट कर रहा हूं तो सर्कुलर तो दूंगा डीपीटी 1, उसके अलावा अपने ही मेंबरों से ले रहा हूं, सर्कुलर तो दूंगा ही डीपीटी 1, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी दूंगा। क्या दूंगा? कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश वर्नाकुलर, बोथ स्टेट वाइड सर्कुलेशन। न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कहां तक? स्टेट वाइड। लेकिन अगर मैं जनता से एफडी ले रहा हूं तो न्यूज़पेपर, ये सॉरी क्या नाम है तुम्हारा, सर्कुलर तो दूंगा ही, एडवर्टाइजमेंट भी दूंगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ कंट्री वाइड सर्कुलेशन, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट वाइड सर्कुलेशन, ये डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब जब तक आईसीआई की नजर नहीं पड़ी, जब पड़ गई डाल देंगे उठा के एमसीक्यू। और एक बार तो एग्जाम हॉल में बाप रे शॉट कि सर ये क्या हो गया। तो ऐसा इसी चैप्टर में है। डीपीटी 1, डीपीटी 2 ये होता है जैसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड वैसे डिपॉजिटर्स ट्रस्ट डीड। डीपीटी 2 मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे इजी हो जाएगा। डीपीटी 3 ये है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। जब तक आपका डिपॉजिट चल रहा है, टेनोर होता है ना 3 साल का, जब तक डिपॉजिट चल रहा है हर साल बाय 30th जून आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जमा करोगे आरओसी के पास, ऑडिटेड बाय योर सीए ऑडिटर, ऑडिटेड बाय योर, ठीक है। नाउ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मेन ये मास्टर समरी है, लेफ्ट 73, अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सेक्शन नंबर 73 में आप किससे डिपॉजिट ले रहे हो? अपने मेंबर्स। उस तरफ 76 आप किससे ले रहे हो? पब्लिक का मतलब ये होता है जो हमारा मेंबर नहीं है, ठीक है। अपने मेंबरों से कौन सी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है? ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपको 5 कंडीशंस फॉलो करने हैं, गौर से देखो। ए बी सी ई एफ, डी हट गया है, डी को हटाए हुए बहुत टाइम हो गया। एक अजीब कॉन्सेप्ट था इंश्योरेंस वाला, मैं बोलता भी था क्लास में ये बकवास है, भगवान ने सुन ली, 2-3 साल हटा भी दिए वो लोग उसको, ठीक है। अजीब तरह का एक क्लॉज था तो वो हटा ही दिया। तो अभी 5 है, ए बी सी ई एफ। नंबर ए, व्हाट आर द 5? ये याद कर लो, यहां पे याद कर लो तो आसान रहेगा। एक्चुअली सर देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज बी को पहले होना चाहिए था, ए को बाद में, पर अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज आप लोग को बाद में देते हैं, पहले आरओसी को भोग लगाया जाता है कि नहीं, तो पहले बी होना चाहिए था। फाइल द सर्कुलर डीपीटी 1, फाइल द सर्कुलर जो आप लोग को बटेगा डीपीटी 1 विद आरओसी एंड देन इशू इट टू यू ना। तो उल्टा करके लोग लिखे हैं, जो लिखे हैं सो लिखे, अपना क्या है, ठीक है। नंबर 3, यहां पर भी सर मुझे एक रिजर्व अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, फंड मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं DRRA, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर के केस में आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते थे? 10% की 15%? 15%, यहाँ 20% इन्वेस्ट होता है। ऑल द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसका 20% आप इसी साल के 30 अप्रैल तक शेड्यूल्ड बैंक में जमा करोगे। वेरी गुड। डी तो है नहीं सर, ई। आपने पुराने वाले डिपॉजिट्स भी लिए थे अपने मेंबरों से, उसमें कोई डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। नंबर ई पढ़ो, समझा? नंबर 5, आप अपने मेंबरों से जो डिपॉजिट्स ले रहे हो वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। पार्शियली सिक्योर्ड को भी अनसिक्योर्ड ही बोला जाएगा। क्या बोला मैंने? पार्शियली सिक्योर्ड को भी अनसिक्योर्ड। पार्शियली सिक्योर्ड मतलब मैंने अपने मेंबरों से डिपॉजिट लिया है 1 करोड़ रुपए का, और जो असेट मैंने गिरवी किया है वो 60 लाख का है, तो पार्शियली सिक्योर्ड है ना, इसको अनसिक्योर्ड लेबल किया जाएगा। एमसीक्यू में आता है, ठीक है। ये देखो, पार्शियली सिक्योर्ड को भी अनसिक्योर्ड बोलते हैं, होली अनसिक्योर्ड को भी अनसिक्योर्ड बोलते हैं। मतलब सिक्योर्ड का एक ही मतलब है, फुल्ली
सिक्योर्ड। ये ठीक है, ये था सर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब बगल में मास्टर समरी क्या है, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट छोटी कंपनियां कर सकते, पब्लिक से ले रहे हो तो छोटी कंपनियां की बड़ी कंपनियां, उनको एक नाम देंगे, विल कॉल देम एलिजिबल कंपनीज। एलिजिबल कंपनी कौन होता है सर, पढ़ो, 3 बातें। नंबर 1 पब्लिक कंपनी होना चाहिए, नंबर 2 नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, और की एंड नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। तो दो में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इट्स एन एलिजिबल कंपनी एंड इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। व्हाट डू यू नीड टू पास, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल। हाउएवर अगर डिपॉजिट्स भी तो बोरोविंग है ना एक तरह का, मैं कंपनी हूं, मैं आप लोग सबसे एफडी का पैसा ले रहा हूं जो मुझे मालूम है 3 साल बाद मुझे चुकाना है, तो ये तो डेट मनी है ना। तो डेट मनी के केस में तो बोरोविंग्स वाली बात आ जाती है। तो अगर कंपनी का टोटल बोरोविंग्स इंक्लूडिंग द डिपॉजिट विद इन द लिमिट ऑफ 180 का 1 का सी है, मतलब पीयूएससी एफआरएसपी है, तब एसआर पास होगा या ओआर पास होगा, ओआर पास होगा, ठीक है ना। अच्छा, इनको भी अगर आप जनता से डिपॉजिट ले रहे हो तो आपको 73 का 2 का ए बी सी ई एफ तो करना ही है, संग संग ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। नंबर 1 ए बी सी ई, एफ इसलिए नहीं बिकॉज एफ में ऑप्शन था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यहां सिक्योर्ड कंपलसरी है। देखो नंबर 2 आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी हर साल। अब एक बात बता देता हूं, क्रेडिट रेटिंग इनको भी लेनी पड़ सकती है, उनको भी, ठीक है, पर उनको क्रेडिट रेटिंग हर साल लेना होता है ड्यूरिंग द एंटायर टेनर ऑफ डिपॉजिट। मतलब मान लो डिपॉजिट 3 साल का है मैक्सिमम, तो हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा कि डिपॉजिट सेफ है, सुरक्षित है, टाइमली पैसा आपको मिल जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। फिर इनको सिक्योर्ड ही होना चाहिए 100%, यहां पार्शियली या अनसिक्योर्ड का चांस है ही नहीं, सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योर्ड मतलब एफडी का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के उतना सिक्योर्ड होना चाहिए, और सिक्योर्ड होना चाहिए बाय आपको टैंजिबल एसेट गिरवी करना है, इंटैंजिबल नहीं करना है। हल्ला मचेगा गांव में, एडवर्टाइजमेंट, डीपीटी 1 इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। इंग्लिश कैसा, कंट्री वाइड, वर्नाकुलर कैसा, वेरी गुड, आर वी ओके विद दिस। अब ये सर एक लंबी टॉपिक है, आईसीआई इस पे भी आईसीआई की नजर पड़ी हुई है, कुछ साल से बहुत पूछते हैं कि क्या डिपॉजिट और क्या डिपॉजिट नहीं है, तो वील हैव टू रीड दिस। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मींस एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन और डिपॉजिट और एनी अदर फॉर्म बट डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 2 का 1 का सी। रूल 2 का 1 का सी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, एक्सक्लूजन्स, मतलब इन चीजों को हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सर एक्सक्लूजन में क्या क्या आता है, शुरू के कुछ लल्लू हैं जो नहीं आते हैं, कोई तुमको नहीं बोलेगा कि पूरा लिस्ट बता के दिखाओ, ये पूरा लिस्ट आ सकता है क्या एग्जाम में, 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्या इससे इकलौता, तो इसमें से आएगा तो सर कोई एक ही, आप समझ लो अभी वो चाहे 2 मार्क का एमसीक्यू में पूछ ले आपसे, चाहे वो 3-4 मार्क का वो बना के पूछ ले डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें जो हॉट वाले हैं उस पर ज्यादा नजर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, डिपॉजिट पढ़ा रहा हूं कि एक्सक्लूजन पढ़ा रहा हूं, एक्सक्लूजन, गवर्नमेंट से कोई पैसा मिला तो वो डिपॉजिट नहीं है। नंबर 2 फॉरेन सोर्सेज से मिला विद आरबीआई अप्रूवल अंडर फेमा तो डिपॉजिट नहीं है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला तो डिपॉजिट नहीं है। कमर्शियल पेपर हमने इशू किया, क्या इशू किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, तो प्रॉमिसरी नोट विच इज अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा मिला है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में डिपॉजिट किया, आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो वो भी डिपॉजिट नहीं, एक्सक्लूजन। यहां तक बादू था, ये आ सकता है, मतलब आ सकता है, सब आ चुका है एक्चुअली। कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन मनी है पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी बहुत पहले से मिला हुआ है, अभी तक हमने अलॉट नहीं किया, तो नियम है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है तो आप 60 दिन तक अलॉट कर दो, 60 दिन हो गए अलॉट नहीं किया तो अगले 15 दिन में रिफंड कर दो, तो 75 दिन मैक्सिमम साइकिल है, कितना 75, या तो आप 60 डेज में अलॉटमेंट कर दीजिए, नहीं होता तो 60 डेज के बाद नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड कर दीजिए। अगर 75 दिन हो गए आपने रिफंड भी नहीं किया, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, तो अगर आपने रिफंड कर दिया 75 के अंदर तब इट इज एक्सक्लूजन,
पर 75 में रिफंड नहीं किया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। क्लियर है ना ये? ठीक है, ये वाला भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स लोग अगर कंपनी में डिपॉजिट करें तो वो एक्सक्लूडेड है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का रिलेटिव भी अगर डिपॉजिट करे तो वो भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, दो शर्तें हैं, डायरेक्टर या रिलेटिव जो भी पैसा जमा करे उसको लिखना पड़ेगा कि ये मेरा खुद का पैसा है, उधार का पैसा नहीं है, और इनके द्वारा जो मिला हुआ डिपॉजिट्स है भले ही वो एक्सक्लूडेड है, स्टिल वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है बोर्ड रिपोर्ट और आगे पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दोनों जगह डिस्क्लोज होगा। तो डायरेक्टर या रिलेटिव से जो मिला वो पैसा है वो एक्सक्लूजन है, पर आपको बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, पर वो एक्सक्लूजन है। ठीक है, क्या सही है? ये वाला सर एक पैकेज है। अगर आपके डिबेंचर्स फुल्ली सिक्योर्ड है तो वो एक्सक्लूडेड है। डिबेंचर भी तो डेट मनी होता है, डिबेंचर भी तो। मैं 3 बातें बोलूंगा, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन हो जाए तो वो डिबेंचर फिर डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। नंबर 1, फुल्ली सिक्योर्ड डिबेंचर, नॉट अ डिपॉजिट। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉट अ डिपॉजिट। ठीक है, लिस्टेड डिबेंचर, नॉट अ डिपॉजिट। 3 में से कोई एक भी हो गया तो भाई वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये बहुत आता है। एम्प्लॉय से अगर हमने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है जॉब में तो, और रिफंड हो जाएगा बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट के बाद, एंड इट डज नॉट इंक्लूड 1 ईयर्स सैलरी नॉट एक्सीडिंग एनुअल, मतलब 1 ईयर सैलरी, तब वो एक्सक्लूडेड है। कुछ कंपनियां एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं, तो अगर डिपॉजिट का अमाउंट, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है कि जब जॉब छोड़ोगे तो रिफंड मिल जाएगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट अगर एनुअल सैलरी के अंदर ही है तब फिर वो एक्सक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बड़ा हॉट टॉपिक है। धंधे में हम लोग एडवांस पैसा लेते हैं कि नहीं? तो एडवांस पैसा, अगर ये 7 तरह के एडवांस पैसा जो मैं बोलने जा रहा हूं ये डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग जितने भी टीचर्स हैं जो हम लोग ये पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कोर्सेज, हमारा तो 11-12 वाला चक्कर नहीं है ना। 11-12 अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं मंथली फीस देता, पर हम लोग तो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे एक ही बार में स्टूडेंट को किताब, क्लासेस सब दे दी जाती है, तो हम लोग तो क्लासेस के पहले ही एडवांस में पूरा पैसा ले लेते हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। In such a case, the amount of advance that I have received from the customer, will it be treated as a deposit? अगर 365 डेज के अंदर, कितना? अगर 365 डेज के अंदर मैं गुड्स या सर्विस दे देता हूं तो फिर वो डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। अब ये वाला सर बहुत अच्छा, इसको याद करवा रहा हूं मैं। ठीक है, 7 आइटम है, 6 बार एडवांस है, 1 बार खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के परफॉर्मेंस के लिए मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाया है जो रिफंड हो जाएगा। एडवांस जो होता है वो पैसे से एडजस्ट हो जाता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो रिफंड हो जाता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम लोगों से क्लास के पहले, मतलब सपोज बैच चालू होने के पहले जो मेरे पास फीस आता है वो एडवांस कहलाएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट? एडवांस, मतलब वो तो मेरे फीस में एडजस्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वो होता है जो एक्स्ट्रा होता है और जो रिफंड करना पड़ता है। तो वैसा तो हम लोग के, मतलब हमारे बिजनेस में तो ऐसा कुछ है नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला चक्कर। ठीक है, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया है तो वो भी एक्सक्लूजन है। और बचे हुए 6 नाम क्या है? एडवांस, 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 याद कराना है। नंबर 1 एडवांस, goods and services provided it is delivered within 365 days. However, in case of any dispute regarding the goods and services, more than 365 days भी चलेगा। Number 2 immovable, भाई प्रॉपर्टी वगैरह के डील में तो एडवांस पैसा आता है कि नहीं आता? लोग प्रॉपर्टी बेचते तो बुकिंग करने जाते हैं कि नहीं? तो वो भी एक्सक्लूडेड है, वहां 365 दिन का लिमिट भी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहां से आप 365 डेज का लिमिट डालोगे? बिल्डिंग बनेगी 5 साल में, आप तो पहले जाके दे देते हो पैसा, तो वहां 365 डेज की लिमिट नहीं है। नंबर 3 कैपिटल गुड्स इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, हम लोग सप्लाई क्या करेंगे? किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में मशीनरी वगैरह सप्लाई करेंगे, उसका एडवांस है, तो वो भी एक्सक्लूडेड। नंबर 4 एएमसी, समझते हो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मशीन्स, 5 साल का एएमसी का पैसा एडवांस में लिया है तो वो भी एक्सक्लूडेड। एडवांस टुवर्ड्स फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस और 5 years whichever is less। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग एक टेलीकॉम कंपनी, कौन है हम लोग? टेलीकॉम कंपनी भी अपने मेंबरों से एडवांस लेता है एंड इट इज अलाउड
बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, तो वो भी सर वो है, एक्सक्लूडेड है। प्रीपेड, जैसे मेरा जो फ़ोन है वो प्रीपेड फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास जो एयरटेल या वोडाफोन किसी का होगा या जियो का होगा, मेरे को याद नहीं है, मेरे पास वो है, प्रीपेड है, मतलब मैं हर 3-3 महीने में रिचार्ज कराना पड़ता है। तो प्रीपेड का तो मतलब है कि मैं 3 महीने का पैसा आज ही दे रहा हूँ एडवांस। एंड क्या ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को अलाउ कर रखा है ये एडवांस? हाँ सर, तो ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। मेरे को ना अखबार में वो छपाना है एडवर्टाइजमेंट, तो वो तो एडवांस पैसा लेते हैं, अलाउड है, ठीक है। तो ये सब एडवांसेस अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, प्रमोटर वाला, हमारी कंपनी बैंक से लोन लेने गई तो बैंक ने बोला कि हम तो लोन देंगे प्रोवाइडेड प्रमोटर भी पैसा दे, तो प्रमोटर ने डिपॉजिट किया है बेस्ड ऑन द स्टिपुलेशन बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो वो फिर एक्सक्लूडेड है, पर 3 शर्तें हैं। नंबर 1, प्रमोटर ने डिपॉजिट क्यों किया? क्योंकि बैंक्स ने बोला। नंबर 2, प्रमोटर लिख के देगा कि ये मेरा अपना पैसा है, मैं उधार लेके नहीं आया। नंबर 3, ये एक्सक्लूजन तभी तक है जब तक आप बैंक का लोन का पैसा चुका नहीं देते, एक बार चुका दो तो फिर एक्सक्लूजन हट जाएगा। ये सब बादू है। स्टार्टअप कंपनी, 5 पॉइंट्स है। एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने कन्वर्टेबल नोट इशू किया है, विच इज कन्वर्टेबल और रिपेबल विद इन मैक्सिमम 10 ईयर्स। मनी वॉज रेज्ड हाउ मच? 25 लाख और मोर। नंबर 5, इन अ सिंगल ट्रांच, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में। तो अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो पैसा भी फिर एक्सक्लूडेड है। डन है, सारे तगड़े वाले हो गए सर। ये बहुत खतरनाक होता है डिपॉजिट एक्सक्लूजन, ये बहुत आता है एग्जाम में आजकल। अब मैं पढ़ाऊंगा सेक्शंस, ठीक है। इस चैप्टर में जब आप पढ़ना चालू करते हो ना तो 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इस चैप्टर का ये होता है, सारे के सारे एक्सक्लूजन्स का जो पूरा लिस्ट है वो अच्छे से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। फिर सर होता है सेक्शन का पैकेज, 4 सेक्शन है उनका पैकेज, वो पढ़ लो। फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। ये रूल्स महा इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल। सेक्शन से क्वेश्चन आने का चांस है 20%, रूल्स और एक्सक्लूजन से आने का चांस है 80%। समझ गए? तो अब सारा सेक्शंस बता दूंगा, फिर भी और बता देता हूं सारा सेक्शंस में। सेक्शन नंबर 73, ये जो पूरा चैप्टर है, क्या ये बैंक्स पे, एनबीएफसी पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब पे अप्लाई करेगा? सर उनका रोज का धंधा है डिपॉजिट, उनके लिए आरबीआई ने अलग से नियम बना रखे, उन पे ये कंपनी लॉ का बनाया हुआ हल्का फुल्का चैप्टर और नियम अप्लाई नहीं होगा। किसको एग्जाम्शन है? पढ़ो। सही है, ठीक है। अच्छा, अब एक कंपनी है, पब्लिक और प्राइवेट वॉटएवर, अपने मेंबरों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, उसको 5 कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। याद करने के लिए बोलोगे 73 का 2 का ए बी सी ई एफ, ये नंबर याद होने चाहिए। 73 का 2 का ए बी सी ई एफ। इधर देखो तो सर ऊपर क्या लिखा है, सेक्शन 73 का 2 सबसेक्शन 2 का ए बी, वैसे अगले पेज तक जा रहा है, ठीक है। अब कायदे से बी पहले होना चाहिए, देखो खुद ये लोग बोल रहे हैं, बी के अंदर लिखा हुआ ही है, फाइल द सर्कुलर डीपीटी 1 विथ आरओसी व्हेन, ओहो, थर्टी डेज बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर, तो पहले जमा होगा। और पहला पॉइंट कौन सा लिखा है? इशू सर्कुलर। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ है कि नहीं भाई? पर मैं तो बदल नहीं सकता, तो आप जो भी सर्कुलर बनाओगे पहले आरओसी को भोग लगेगा, लगा दो, फिर 30 दिन के अंदर ही वो आप मेंबरों को बांट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको एक रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ये बकायदा फंड है, ये कोई अकाउंटिंग एंट्री वाला रिजर्व नहीं है। DRRA से अकाउंट, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, किस बैंक में अकाउंट खोलोगे जाके? शेड्यूल्ड बैंक में जाके। कितना पैसा जमा करोगे? 15 की 20? यहाँ 20 है। 20% ऑफ द डिपॉजिट मच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो आपको इसी साल के 30 अप्रैल तक जमा करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी 20% के नीचे फॉल नहीं करना चाहिए।
एक सर्टिफिकेट देगा, कंपनी सर्टिफाई करेगी कि हमने पहले का कोई भी डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया है तो हमने वो पैसा चुका दिया है और चुकाए हुए 5 साल हो गया है। अगर हमने पहले का कोई भी डिपॉजिट लिया था उसको चुकाने में डिफॉल्ट या तो हुआ नहीं, और अगर हुआ है तो हमने चुका दिया और उसको चुकाए हुए भी 5 साल प्लस हो चुके हैं। आपको कुछ गिरवी भी रखना चाहिए, असेट वगैरह, चार्ज क्रिएट होना चाहिए। पार्शली सिक्योर्ड को भी हम अनसिक्योर्ड ही मानेंगे। 74 ये ऑब्सोलीट है, बेकार। 76 अब आप किससे लेने जा रहे हो? जनता, पब्लिक से लेने जा रहे हो। बाय एलिजिबल कंपनीज, पब्लिक से लेने कौन जाएगा सर? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ या तो 100 करोड़ पार है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ पार है, वो ले सकता है। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। लेकिन अगर डिपॉजिट प्लस बोरोविंग्स लिमिट के अंदर है तो क्या पास होगा? ओआर। इनको 3 स्पेशल चीजें हैं। क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में सिर्फ इसी के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग का पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी, कि डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलेगा। ये क्रेडिट रेटिंग जो भी आपको मिला है फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये आप सर्कुलर में दिखाओगे। वो जो सर्कुलर बांटा है तुम लोग को, या एडवर्टाइजमेंट किया है ना, उसमें लिखा जाएगा ये, ठीक है। हर साल लेना पड़ता है, हर साल एवरी ईयर ड्यूरिंग द टर्न ऑफ डिपॉजिट। और हर साल वो 30 जून को फॉर्म जमा होता है ना टर्न ऑफ डिपॉजिट, उसमें भी दिखाना पड़ेगा, फॉर्म डीपीटी 3 में, ठीक है। ओके। क्रेडिट रेटिंग शुड नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। नाउ ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग का ना एक पूरा चार्ट होता है। क्रिसिल, इकरा, केयर, उन लोग का कितना कितना रेटिंग होता है, AAA+ B-, वो ICAI ने हटा दिया है, तो पूछेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। बस बोला है क्रेडिट रेटिंग शुड नॉट फॉल बिलो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। यहां तक सही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इट शुड बी सिक्योर्ड बाय चार्ज। जनता से डिपॉजिट लेने के बाद 30 दिन के अंदर ही हमको असेट गिरवी रखना पड़ेगा, वरना वो क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड। कौन से असेट? टैंजिबल के इनटैंजिबल? टैंजिबल। द चार्ज्ड असेट का वैल्यू शुड बी सफिशिएंट टू कवर बोथ प्रिंसिपल प्लस जो असेट आपने गिरवी किया उसका वैल्यू कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। चार्ज किसके फेवर में क्रिएट होता है? डिपॉजिटर्स, ट्रस्टी। ओके। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा डीपीटी 1 में। ये एडवर्टाइजमेंट किस में होगा सर? इंग्लिश न्यूज़पेपर कंट्री वाइड सर्कुलेशन, वर्नाकुलर स्टेट वाइड सर्कुलेशन एंड वेबसाइट ऑल्सो। क्लियर है? सेक्शन 76 है, ये पनिशमेंट का सेक्शन है। पनिशमेंट कितनी होती है? अगर आप इस चैप्टर के नियमों को तोड़ोगे तो सुपर लेवल की पनिशमेंट है। कंपनी के ऊपर पनिशमेंट कितना है? सुनो, पहले ऐसे याद करो, कंपनी के ऊपर कितना है? पहले ऐसे बोलो, 1 करोड़ से 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़। अब 1 करोड़ पे रुक जाओ। 1 करोड़ 1 करोड़ नहीं है, उसका आंसर है 1 करोड़ और 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विचएवर इज लोअर। 1 करोड़ और 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड विचएवर इज लोअर, से लेकर मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट का क्या होगा सर? 7 साल की जेल। बाप रे बाप, 7 साल की जेल एंड 25 लाख से 2 करोड़ का वो पेनल्टी। जानबूझ के किया है 447। वेरी गुड। सेक्शंस हो गए सारे सर? अब सेक्शंस हो गए तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सारे के सारे रूल्स। रूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम देन द सेक्शन नंबर्स। मैं रूल्स में जाने के पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। ये 2 बार दिखाऊंगा। डिपॉजिट्स के लिए देयर इज अ मास्टर टाइमलाइन। डिपॉजिट्स के सर टोटल 4 वो होते हैं, क्या? फॉर्म्स। डीपीटी 1, 2, 3, 4। डीपीटी 4 खत्म है सर, वो 2014 में ही खत्म हो गया था, तो अपने काम का कौन है? डीपीटी 1, 2, 3। डीपीटी 1 क्या होता है? सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट। ये देखो डिब्बा पढ़ो, डिब्बा के अंदर पढ़ो क्या लिखा है? ब्लू डिब्बा। सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट। सर्कुलेट या एडवर्टाइज करने के 30 दिन पहले, 30 दिन पहले आरओसी में जमा होगा। एरो देखो उल्टा बनाया ना। कोई बोलेगा सर आप प्रिंटिंग मिस्टेक, मैंने क्लास में बोला था प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। एरो लॉ की लिखी हुई भाषा को दिखाता है।
लॉ में ये नहीं लिखा था कि पहले आरओसी में जमा कीजिए फिर नेक्स्ट 30 डेज में आप सर्कुलेट कीजिए। लॉ में लिखा आप सर्कुलेट एडवर्टाइजमेंट कीजिए और उसके 30 दिन पहले आरओसी में जमा कीजिए, तो वो भाषा दिखाता है वैसी। ठीक है, पहले यहां तक क्लियर है। सर्कुलेट एडवर्टाइज करने के 7 दिन पहले एक डिपॉजिटर ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट साइन कीजिए, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर ट्रस्ट डीड, डीपीटी। सर एक बात देखो, आप डीपीटी 1 क्या होता है? सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। डीपीटी 2 क्या होता है? ट्रस्ट डीड होता है। सर्कुलेट एडवर्टाइजमेंट करने के पहले ही ये हो गया ना, आरओसी में जमा भी हो गया और आपका ट्रस्ट डीड भी साइन हो गया। व्हाट अबाउट डीपीटी 3? डीपीटी 3 इस डायग्राम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि डीपीटी 3 हर साल होता है। ये डायग्राम तो 1 टाइम है। और डीपीटी 3 क्या होता है? डीपीटी 3 क्या होता है? पढ़ो, ब्रैकेट पढ़ो। इसको बोलते हैं, हालांकि सिर्फ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है, पर इसमें डिपॉजिट भी लिखा जाता है और वो जो आप इतना लंबा लिस्ट पढ़े ना एक्सक्लूजन का, वो भी लिखा जाएगा। तो इट इज अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट प्लस एक्सक्लूजन। इट शुड बी ऑडिटेड बाय योर ऑडिटर, कोई अन्य सीए नहीं। जो आपके कंपनी का ऑडिटर सीए है ना, वही इसको ऑडिट करेगा। और ये हर साल जमा करना है। बाय व्हाट डेट? 30 जून। फोटो प्लीज। तो इस डायग्राम में सर हमको तीनों फॉर्म मिल गए कि नहीं मिल गए रिवाइज के टाइम पे? 1, 2 एंड 3। हो गया सबों को? ठीक है। अच्छा, अब हमने तो सर्कुलेट कर दिया। अब आप लोगों से डिपॉजिट आएगा। अब वो कब तक आएगा उसका कोई टाइम लिमिट लिखा हुआ नहीं है, तो लेट्स कॉल इट एक्स। आप लोगों से पैसा आ गया। जब जब आप लोगों से पैसा आएगा, मैं आपको एक एफडी सर्टिफिकेट दे दूंगा कि आपसे पैसा है ना, रिसिट, एफडी रिसिट या एफडी सर्टिफिकेट दे दूंगा। विद इन 21 आई विल इशू यू एफडी रिसिट और एफडी सर्टिफिकेट। और जैसे मैंने आपको एफडी सर्टिफिकेट दिया, वहां से 7 दिन के अंदर मैं एक रजिस्टर मेंटेन करता हूं, उसमें आपका नाम और डिटेल डाल दूंगा। रजिस्टर का कोई फॉर्म नंबर नहीं है। ये रहा, पहले इसको चाटो, मतलब अच्छे से याद करो। ये बोर्ड पे दिख रहा है, इसको अच्छे से चाटो, अच्छे से याद करो। रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। लर्न बाय हार्ट करो, ठीक है, अच्छे से करो यार। ये एक सिंगल डायग्राम कर लोगे ना, बहुत सारे नीचे लिखे हुए रूल्स है, वो एकदम वो हो जाएंगे तुम्हारे लिए मक्खन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर्कुलेट करने के कितने दिन पहले आरओसी में जमा होता है? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड का फॉर्म नंबर बोलो। डीपीटी 2। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कब तक साइन हो जाना चाहिए? 7 डेज बिफोर सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। मैं आप लोगों को डिपॉजिट रिसिट कब तक दे दूंगा? 21 डेज ऑफ रिसीविंग मनी। मैं आप लोगों का नाम और डिटेल्स रजिस्टर डिपॉजिट में कब तक डाल दूंगा? 7 डेज ऑफ इशूइंग डिपॉजिट रिसिट। हर साल कौन सा रिटर्न जमा होता है? डीपीटी 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एक्सक्लूजन, सर्टिफाइड बाय सीएस ऑडिटर। जो कंपनी का ऑडिटर, वही वाला बंदा ऑडिट करके करेगा। कब तक जमा होगा? 30 सितंबर, 30 जून, मिडल में जमा होता है। हर साल 30 जून जमा होगा, जब तक डिपॉजिट चल रहा है तब तक। कोई दिक्कत? ठीक है, ये रूल्स में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेन्योर ऑफ डिपॉजिट 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी अलाउड है, 3 मंथ टू 6 मंथ्स। कितना? 3 मंथ टू 6 मंथ। पर वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का लिमिट होता है कि मैक्सिमम इतना अमाउंट। कितना अमाउंट? 10% ऑफ PUSCFR SP,
ये देखो पढ़ो जरा, स्वप्निल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज PUSC FRSP ऑफ 2 करोड़ रुपया, दिख रहा है क्या? वो बहुत शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेना चाहता है 4 महीने का, कितना अमाउंट ले सकता है मैक्सिमम? 2 करोड़ रुपया का 10% 20 लाख, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे सभी स्टार है, मतलब मैं क्या स्टार करूंगा। जॉइंट नेम पे भी डिपॉजिट ले सकते हैं, जॉइंट नेम पे मैक्सिमम एक साथ कितने जॉइंट डिपॉजिटर्स हो सकते हैं? 3, MCQ आता है, ठीक है। पति पत्नी और एक बच्चा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन है, एक पति पत्नी और 3 बच्चा है, ठीक है, और वो सबके नाम पे जॉइंट डिपॉजिट लेना चाहता हूँ, नहीं 3 लोग होंगे, कोई भी 3 चुन लो, ठीक है, ओके। ये बड़ा फेमस है, मैक्सिमम आप कितना अमाउंट डिपॉजिट ले सकते हो। देखो बैंक पे इस तरह की कोई नियम होगा क्या? बैंक तो लेता रहता है, पर कंपनी पे नियम है कि भाई आप इतना ही ले सकते हो। तो इसका नियम क्या है? जो इन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज है उनका आंसर है सबसे फेमस 35%। ये दिख रहा है क्या सबको? 35% ऑफ व्हाट दिख रहा है, ठीक है। IFSC कंपनी कितना ले सकता है? 100%। प्राइवेट कंपनी कितना ले सकता है? 100%। स्टार्टअप कंपनी अप टू फर्स्ट 10 इयर्स कितना ले सकता है? नो लिमिट। वो प्राइवेट कंपनी जो ट्रिपल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ट्रिपल कंडीशन मतलब नो बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, मैक्सिमम बोरोविंग्स 2 times, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ सर्विस ओवर, नो डिफॉल्ट, नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट इन बोरोविंग्स। ये ट्रिपल कंडीशन वाली जो प्राइवेट कंपनी है वो कितना ले सकती है? नो लिमिट, ठीक है। एक एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है? फ्रॉम मेंबर्स 10%, फ्रॉम जनता मिला के। एक गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है? मेंबर और जनता मिला के एक साथ में 35% कंबाइंड, ठीक है। अच्छा, FD इनवाइट करने के लिए क्या हम बीच में किसी ब्रोकर को रख सकते हैं क्या? बोला हाँ रख सकते हो, उसको ब्रोकरेज दे सकते हो अप टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट? वी डोंट नो, बोला अप टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ब्रोकरेज दे सकते हो, और केवल ऑथराइज्ड ब्रोकर्स को ही रख सकते हो बीच में टू फैसिलिटेट डिपॉजिट्स, ठीक है। ये क्लियर है? ऊपर करूं? अब ये बवाल है, इस पे भी आप लोगों को सर्कुलर बांटा जाएगा। कैसे बांटेंगे? ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं, ओनली अच्छा वाला तरीका। अच्छा वाला बोलो, ठीक है। आप लोग मेरे मेंबर्स हो, आप लोगों को सर्कुलर के अलावा मैं एडवर्टाइज भी कर सकता हूं। कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश वर्नाकुलर, बोथ स्टेट वाइड सर्कुलेशन, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर में डाल सकता हूं, पर क्योंकि आप लोगों से कर रहा हूं तो बोथ स्टेट वाइड। लेकिन अगर जनता से किया तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट पे डाल देंगे, ठीक है। DPT 1 के अंदर जो भी डिटेल्स है ना, उसमें ऑडिटर भी सर्टिफाई करके बोलेगा कि इन्होंने आज तक पुराने डिपॉजिट में डिफॉल्ट नहीं किया, और किया है तो 5 चुका दिया और 5 साल पूरा हो गया है, ठीक है। द सर्कुलर इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप लोग को बटने के पहले ही, एडवर्टाइज होने के 30 दिन पहले उसके पास जमा होगा ROC। एक बात सुनो, छोड़ दो। प्रोस्पेक्टस इन IPO की वैलिडिटी कितना की होती है? 90 डेज। 90 डेज। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितना होती है? 1 साल। तो मैं ये जो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट बांटा हूं आप लोगों को, शेयरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी सो दैट यू कैन डिसाइड एंड डिपॉजिट मनी, इसका भी तो एक वैलिडिटी पीरियड है। इसका वैलिडिटी पीरियड होता है जिस साल हमने बांटा है उस साल के एंड से 6 महीना, या फिर AGM जब तक नहीं होता तब तक, या फिर AGM होल्ड करने का लास्ट डेट। कोइंसिडेंटली सब सेम होता है ना, क्योंकि AGM का लास्ट डेट क्या होता है? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। तो इस एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर की वैलिडिटी कब तक है? अर्लीस्ट ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इज मेड, या फिर द डेट ऑफ AGM, या फिर अगर AGM नहीं हुआ तो लास्ट डेट ऑफ AGM अंडर सेक्शन 96, ठीक है ना। मतलब वही 6 महीना तक का लाइफ होता है इसका। जब तक डिपॉजिट चलेगा, फ्रेश हर बार नया डिपॉजिट लेने के लिए फ्रेश सर्कुलर देना पड़ेगा। टाइमलाइन क्लियर है? ये अभी आने वाला वापस से टाइमलाइन, ठीक है। डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा केवल उनको जो सिक्योर्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर देखो, रूल 7 एंड ब्लू कलर, रूल 7 and 9, ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स ट्रस्टी ओनली फॉर। अगर आप अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ले रहे हो तो फिर उसके लिए ट्रस्टी की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर सिक्योर्ड डिपॉजिट यू नीड अ ट्रस्टी, ठीक है। उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड फॉर्म DPT 2, कब तक? विद इन 7 days बिफोर इशू और सर्क्यूलर।
इस आदमी को अपॉइंट कौन किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको हटाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यू हैव टू पास यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। ऑल द डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद होना चाहिए। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ये बंदा भी तुम लोगों की मीटिंग, डिपॉजिटर ट्रस्टी भी तुम लोगों की मीटिंग बुला सकता है, या तो ब्रीच होने पे, या 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिटर्स अगर रिक्वेस्ट करें तो तुम लोग की मीटिंग बुला लेगा। या तो 1/10 वैल्यू वाले बोलो, या डिफॉल्ट ब्रीच होने पे ये बुला लेगा मीटिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कंपनी आपको डिपॉजिट रिसीट देगी कब? विद इन 21 डेज ऑफ रिसीविंग मनी। कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, उस रजिस्टर के अंदर आपका पूरा ये डिटेल सब लिख देगी। विद इन 7 डेज ऑफ इशूइंग यू डिपॉजिट रिसीट। ये रजिस्टर कंपनी कितने साल तक मेंटेन करेगी? 8 साल फ्रॉम द डेट व्हेन द लास्ट एंट्री वाज मेड इन द रजिस्टर। इस रजिस्टर में लास्ट एंट्री कब पड़ता है? चुकाने के बाद। जब आप लोग का पैसा चुका देगी तब लास्ट एंट्री डालेगी, वहां से 8 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, इस पे एमसीक्यू आता है और इसमें आईसीआई हमेशा साला गलत ही आंसर देता है, हम कुछ नहीं कर सकता उसका, तो अपने भी गलत ही याद करेंगे। ठीक है, मान लो डिपॉजिट की अवधि कितनी होती है? 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, मैक्सिमम 3 साल तक का डिपॉजिट होता है। तो आप एक डिपॉजिटर, आपने पैसा डिपॉजिट किया था, 3 साल अभी हुए नहीं है, आपको बीच में तोड़ना है गुल्लक और पैसा लेना है। तो उसके नियम क्या है? 6 महीने के पहले गुल्लक तोड़ना अलाउड नहीं है, मतलब कम से कम 6 महीना तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुल्लक तोड़ लो, ब्याज मिलेगा, पर जितना ब्याज बोला गया था उससे 1% कम। ठीक है, अब बोलता है जितने पीरियड तक डिपॉजिट ऑलरेडी हो चुका है, चल चुका है, इफ इट इंक्लूड्स अ फ्रैक्शन लेस देन 6 मंथ्स, इग्नोर इट, मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स, काउंट इट एज 1 ईयर। ठीक है, आईसीआई इसको मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। 2 बार बैक टू बैक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, दोनों बार आईसीआई एकदम से आंख बंद करके इग्नोर किया है। ठीक है, सुधरेंगे नहीं। ठीक है, मत सुधरो। क्लियर है ये? ओके। ये टॉपिक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये सिर्फ इतना सा है और ये स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है। ठीक है, लिखाया भी था और वो यहां पे भी दिखा रहा हूं। ठीक है, एक कंपनी ने डिपॉजिट के लिए 3 प्लान निकाले। कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आया, बोला हम डिपॉजिट ले रहे हैं, 3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए कितने पीरियड का है? 1 ईयर 8%, प्लान बी 2 ईयर 9%, प्लान सी 3 ईयर 10%। तो आप जितना लंबा प्लान लोगे उसमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, आप चाहो तो प्लान ए से बी में या बी से सी में शिफ्ट हो सकते हो, या प्लान ए से सीधा सी में शिफ्ट हो सकते हो, नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक कोई डिपॉजिटर है केशव, उसने ओरिजिनली सपोज कितने का लिया था? केशव प्लान ए 1 साल वाला लिया था उसने, अभी 11 महीने ही हुए हैं, 12 महीने में तो खत्म ही हो जाएगा, पर अब उसके मन में आया नहीं मैं इसको एक्सटेंड करूंगा टू प्लान बी। तो प्लान बी का पीरियड कितना है? 24 महीना, और अभी बीता कितना है? 11 महीना। तो कम से कम उसको 13 मंथ्स तो और एक्सटेंड कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसको कम से कम रिन्यूअल कितने कराना पड़ेगा? 13 मंथ्स। अच्छा, इस भाई साहब को ब्याज कितना मिलेगा? सर 11 महीने के लिए 8% और 13 महीने के लिए 9%। वेरी गुड। ठीक है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट हर साल जमा होता है, कब तक होता है? 30 जून एवरी ईयर, ऑडिटेड बाय ऑडिटर, फॉर्म डीपीटी 3। किसको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जमा नहीं करना? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी तो डिपॉजिट लेती है ना, उनको ये डीपीटी 3 जमा करने की जरूरत नहीं है। इस रिटर्न में डिपॉजिट भी होते हैं, एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। ओके, मैंने बोला था ना, ये डायरेक्टर या उनके रिश्तेदारों से जो पैसा लेते हैं वो एक्सक्लूजन है, पर उसको आपको बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है। और कहाँ दिखाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उधर लिखा है बोर्ड रिपोर्ट में बताओ, इधर लिखा है इस पे भी दिखाओ, तो दोनों जगह दिखाना पड़ेगा, हालांकि ये एक्सक्लूजन है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स रीपे करने में लेट किया तो पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, ये सब बात है। ये 3 तरह की प्राइवेट कंपनीज होती हैं। नंबर 1 नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, जिसने 100% से ऊपर लिया नहीं है, उतना ही उनका लिमिट होता है। नंबर 2 स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 ईयर्स,
एंड नंबर 3 प्राइवेट कंपनी जो ट्रिपल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इनको 73 का 2 का ए बी सी ई अप्लाई नहीं होता, सिर्फ क्या अप्लाई होता है 73 का 2 का एफ, ठीक है, तो इनको एग्जाम्पशन है। ओके, खत्म होता है डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट्स के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चार्ज। प्लीज एक बार बोर्ड पे देखना, आई विल गिव यू अ स्मॉल ब्रेक एंड देन आई विल स्टार्ट। हम लोग बी कैटेगरी के चैप्टर्स में आ चुके हैं। ओके, तो सर उसमें चैप्टर नंबर 6 अपना कौन सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम में मार्क्स कितना तक जा सकता है, 5 to 7 मार्क्स। छोटा चैप्टर है, 7 पन्ने का होगा, 6-7 पन्ने का, ठीक है। 5 से 7 मार्क का वेटेज और इजी है, ठीक है। तो ये चार्ज अपने ब्रेक के बाद करते हैं रिवाइज, ब्रेक। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अब ये चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। स्मॉल चैप्टर है, ठीक है, 30 मिनट्स में फुल रिवाइज हो जाना चाहिए। इसका एग्जाम में वेटेज कितना होता है और इजी चैप्टर है। मैं इसको 7 की तरफ नहीं रखूंगा, इसमें ना कम आने का चांस ही ज़्यादा है, मतलब ये लोअर साइड में ही रहेगा, ये समझ लो 4 या 5 मार्क टाइप का ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टर्म में इससे पूछे ही नहीं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो डिपॉजिट के साथ इसकी तुलना ही नहीं, डिपॉजिट पक्का है, ये नॉट पक्का है वैसा, पर इट्स एन ईजी चैप्टर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के सेक्शन नंबर्स का रेंज होता है 77 से लेके 87। चार्ज का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है, इधर डायग्राम को देखो बोर्ड पे। एक कंपनी है, उसकी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है जिसका वैल्यू है 10 करोड़, यहाँ वैल्यू है 10 करोड़। इस कंपनी को ना बैंक से लोन चाहिए, अभी इनको 4 करोड़ का ही लोन चाहिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए 4 करोड़ का लोन लेने के लिए, बोले गिरवी क्या करोगे, बोले ये वाली बिल्डिंग गिरवी कर देंगे। तो उस बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट मॉर्गेज किसका आ जाएगा, एसबीआई बैंक का। फर्स्ट मॉर्गेज लॉ की भाषा में बोलते हैं फर्स्ट चार्ज। तो इस बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट चार्ज किसका आ गया है, एसबीआई बैंक का फर्स्ट चार्ज आ गया है। फिर वापस से कंपनी को 3 करोड़ का लोन चाहिए। इस बार कंपनी किस बैंक के पास गई, पंजाब बैंक के पास। पंजाब बैंक बोला कि आप क्या गिरवी करोगे, तो उन्होंने बोला देखिए हमारी वो जो बिल्डिंग है ना वो 10 करोड़ की है और एसबीआई का लोन 4 करोड़ का है, फिर भी तो 6 करोड़ बची है ना, तो क्या आप हमको उसके अगेंस्ट लोन दोगे। मान लो कि पंजाब बैंक मान गया, बोला ठीक है, तो पंजाब बैंक ने 3 करोड़ का लोन दे दिया। और अब पंजाब बैंक के फेवर में सेकंड मॉर्गेज है, क्या है, यानी कि सेकंड चार्ज। जब मैं इस तरह की भाषा बोलता हूँ फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि कल को अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, कंपनी बंद हो रही है, तो बिल्डिंग को बेचा जाएगा। मान लीजिए बिल्डिंग को बेच के जो भी पैसा आया, मान लीजिए बिल्डिंग को बेच के 6 करोड़ आया, कितना आया, 6 करोड़। तो 6 करोड़ में पहले एसबीआई को चुकाया जाएगा 4 करोड़, अब बचा कितना, और किसको देंगे, पंजाब बैंक को, ठीक है। इसी को रोकने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरी पस्सू क्लॉज, PARIPASSU, पैरी पस्सू क्लॉज। पैरी पस्सू क्लॉज में सर ये होता है कि पहले से ही जब हम लोग पहले वाले से लोन लेने जाते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं कि देखिए आपका लोन 4 का है और हमारा बिल्डिंग 10 का है, मतलब इसके अगेंस्ट हम और भी लोन लेंगे, और आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगा, आपका प्रोपोर्शनल प्रायोरिटी रहेगा। अब एसबीआई मना भी कर सकता, बोला हम ये सब नहीं मानने वाले, लोन तुमको चाहिए हमको, पर एसबीआई मान भी सकता है। सपोज एसबीआई मान गया, बोला ठीक है पैरी पस्सू, तो पंजाब बैंक का भी पैरी पस्सू और एसबीआई का भी पैरी पस्सू। पैरी पस्सू का मतलब प्रोपोर्शनेट। उस केस में क्या होगा, इनका लोन था सपोज 4 करोड़ का, इनका था 3 और बिल्डिंग बेच के आया 6, तो 6 डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में इन द रेशियो 4:3। दैट इज कॉल्ड पैरी पस्सू या प्रोपोर्शनल क्लॉज, अगर है तो। लेकिन जल्दी से एसबीआई बैंक मानेगा नहीं, बोलेगा मेरे पास पहले आया तो मेरा फर्स्ट चार्ज, ठीक है क्या। अच्छा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी होगी तो बाकी सारी जनता को भी पता चलना चाहिए, ताकि कंपनी सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बार बार लोन ना ले सके। तो वेन एवर कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स पाऊ का फुल फॉर्म PAU, प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग, उसको ROC में फॉर्म जमा करना पड़ेगा CHG1 अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो ये देखो कंपनी किसके पास,
आरओसी के पास जमा करेगा विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या फाइल करेगा? नंबर 1 CHG 1 नॉर्मली, अगर डिबेंचर होता तो CHG 9 अलॉन्ग विथ नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब वो लोन एग्रीमेंट या मॉर्गेज डीड जो भी है वो साथ में जमा होगा। ठीक है, आरओसी को जैसे ये मिलेगा, आरओसी दो काम करेगा। देखो आरओसी दो काम करेगा। पहला काम, आरओसी एमसीए के वेबसाइट में ये डिटेल पब्लिश कर देगा। आरओसी मेंटेन्स एन ऑनलाइन रजिस्टर ऑफ चार्ज। आरओसी मेंटेन्स एन ऑनलाइन रजिस्टर ऑफ चार्ज ऑन दी एमसीए वेबसाइट विच इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। पर्पस ही वही था चार्ज का। तो आरओसी के एमसीए के वेबसाइट में उस कंपनी के अंदर उस कंपनी के नाम और सिन नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर ऑफ चार्ज होता है, उसमें डिटेल आ जाएगा पूरा कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिरवी है, इतना का लोन है, इतने का प्रॉपर्टी, सब, ताकि और कोई को जब प्रॉपर्टी हम लोग गिरवी करना चाहें तो वो जाके पहले देख सकता है। तो इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। संग संग आरओसी ने आपके चार्ज को रजिस्टर तो कर दिया, मतलब रिकॉर्ड तो कर दिया, अब आपको वो एक सर्टिफिकेट देगा जिसको हम क्या कहते हैं? CHG 2। ये सर्टिफिकेट दोनों को मिलेगा, बोरोवर एंड लेंडर। बोरोवर कौन है? कंपनी। लेंडर कौन है? या पंजाब बैंक जो भी है, उनको मिलेगा। एक बार अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया ना तो इट मींस इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने इस चैप्टर में लिखे हुए सेक्शन और रूल्स को फॉलो किया है, डीम्ड। ठीक है, ये क्लियर है? चार्ज क्या पीछे तो चार्ज के सर ये हमारे सामने सेक्शन नंबर्स का रेंज है। चार्ज को लेकर ना 3 घटनाएं होती हैं, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। अंदर तो पढ़ाऊंगा ही, हल्का से एक बार बता देता हूं। क्रिएशन मतलब जब आप लोन लेते हो पहली बार गिरवी करते हो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। बाद में जब आपके लोन के या चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह चेंज होते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और सेटिस्फैक्शन मतलब जब चार्ज खत्म हो गया, लोन चुका दिया हमने, चार्ज खत्म हो गया, उसको सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहाँ फॉर्म नंबर्स क्या है? 1 से लेकर 9 तक है। वेरी गुड। चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द पाऊ प्रॉपर्टी असेट्स अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। दिख रहा है? एंड इंक्लूड्स अ एम मॉर्गेज। वेरी गुड। ठीक है, ये मेरे सामने आ गया पहला सेक्शन नंबर 77। इसमें जाने के पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। एक मास्टर डायग्राम दिखा रहा हूं। ट्रिपल कॉन्डोनेशन। क्या बोला मैंने? ट्रिपल कॉन्डोनेशन। ध्यान से सुनना। चार्ज का फॉर्म होता है CHG 1 अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। ये आरओसी के पास जमा हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। तो नॉर्मली जमा करने की टाइम लिमिट कितनी होती है? 30 डेज। लेकिन आप 30 डेज में नहीं किए कर पाए तो आपको एक्स्ट्रा 30 डेज मिल सकता है। उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉन्डोनेशन, मतलब माफी मांग लो। किससे मांगोगे फर्स्ट कॉन्डोनेशन? अरे फर्स्ट कॉन्डोनेशन की माफी किससे मांगोगे? आरओसी। आरओसी आपको एक्स्ट्रा 30 डेज दे देगा। तो 30 + 30 कितना हो गया? 60 डेज। इसके लिए आपको क्या जमा करना है? फीस प्लस। अगर आप ये 60 दिन में भी नहीं कर पाए तो आपको फर्दर 60 डेज और मिल सकता है। किससे जाके सेकंड कॉन्डोनेशन मांगोगे? आरओसी। इस बार फीस के साथ क्या लेगा? एड वैलोरम। एड वैलोरम फीस का मतलब होता है फीस बेस्ड ऑन वैल्यू। फीस बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है सर, 120 दिन हो गए, 60 भी अभी तक हमने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो अब तो जाना पड़ेगा बाप के पास। बाप का नाम RD। किसके पास? किसका बाप? आरओसी का बाप। ठीक है, हम लोग का बाप थोड़ा ना है, आरओसी का बाप है। RD रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, RD से जब आपको माफी मांगनी है ना तो माफी का एक अलग फॉर्म है। बोला हमसे थोड़ा स्टाइल से माफी मांगो, उस फॉर्म का नाम है CHG 8। ठीक है, और वो भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा फीस के अलावा, पर उसका नाम लॉ में लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने लिख दिया फीस प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, वट एवर ही सेज। इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉन्डोनेशन। ओके, इधर देखो बोर्ड पे सबको है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये सेक्शन हर कंपनी पे अप्लाई करता है। वो प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग जिसको आप गिरवी कर रहे हो, वो चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है। ठीक है, वो चाहे टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, चाहे फाइनेंशियल असेट्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, हर केस में आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 30 डेज।
द चार्ज फॉर्म शैल बी साइंड बाय बोरोवर एंड लेंडर, मतलब कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर मतलब लेंडर मतलब बैंक वाला, ठीक है, द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर। साथ में आपको जमा क्या करना पड़ेगा सर, 2 डॉक्यूमेंट्स, CHG 1 डिवेंचर तो 9 एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। एक कंपनी जो बंद हो रही है अंडर IBC कोड, जब कंपनी बंद होती है अंडर IBC कोड तो उसमें एक्चुअली उसको पहले मारते नहीं है, पहले 6 महीने तक कोशिश करते हैं उसको बचा लेने का, तो उसमें फ्रेश लोन चाहिए। तो उस दौरान उस कंपनी को संभालता कौन है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर। तो अगर उस समय भी कंपनी कोई लोन ले रही है और चार्ज क्रिएट कर रही है तो फॉर्म साइन कौन करेगा, अपना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो साइन कर देगा, ठीक है। तो मरते मरता कंपनी भी लोन ले रहा है क्योंकि कोशिश कर रहे हैं ना बचाने का, ठीक है, कंपनी को तो बचाने की कोशिश की जाएगी ना, ओके। हेडिंग क्या है, डबल कॉन्डोनेशन। सेक्शन नंबर 77 में डबल होता है, सेक्शन नंबर 87 में एक लास्ट होता है, तो कुल मिला के कितना, ट्रिपल कॉन्डोनेशन। कॉन्डोनेशन के लिए आप किसके पास जाओगे, पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए ROC के पास। फर्स्ट वाले में ROC टोटल 60 डेज देगा 30 में इंक्लूड करके, सेकंड वाले में फर्दर 60 दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रिपल कॉन्डोनेशन का मास्टर समरी जो मैंने तुमको बोला ना डायग्राम में, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा मान लो इन्होंने कॉन्डोन करने से मना कर दिया, हम सॉरी बोलने गए, नहीं माना, नहीं माना तो क्या फॉर्म जमा नहीं होगा, सर फॉर्म तो जमा होगा, बिकॉज चार्ज का फॉर्म जमा होना क्रेडिटर के लिए जरूरी है, लेंडर के लिए जरूरी है, तो फॉर्म तो जमा होगा पर सजा देनी होगी। सजा, सजा का एक ही सेक्शन है 86, कंपनी के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी, ऑफिसर्स के ऊपर 50,000 की पेनल्टी, जानबूझ के 447, ठीक है। तो अगर माफी हो जाती है तो सजा नहीं, माफी नहीं होती है तो सजा, पर फिर फॉर्म तो जमा होगा ही। आर बी ओके विद दिस? सेक्शन 77 के साथ बहुत सारे चार्ज के रूल्स कनेक्टेड हैं जो जरूरी है, जो एग्जाम में आते हैं, तो वो रूल्स अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज, वेरिफिकेशन का मतलब था साइनिंग, चेकिंग करना कि जो असेट गिरवी की सही है कि नहीं है, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, तब उस चार्ज को वेरीफाई कौन करेगा, इन पांचों में से कोई एक। नंबर 1 कंपनी का सील अगर है तो, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, लेंडर मतलब चार्ज होल्डर, या फिर फॉरेन प्रॉपर्टी है ना तो एनी गोरा इंटरेस्टेड इन द चार्ज, एनी पर्सन, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, कहां सिचुएटेड है, तो कौन करेगा, सर ऊपर 5 है ना, उस 5 में से बीच का 3 ले लो, डायरेक्टर, CS एंड चार्ज होल्डर, ठीक है। मेरा एक डाउट है सर, इन्होंने लिखा क्या है, इन केस द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब क्या LOC के ऊपर प्रॉपर्टी रखा है क्या, कि आधा इंडिया में और आधा चाइना में, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर आप छोटा सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट टेंजिबल प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला चार्ज टेंजिबल पे भी होता है, इनटेंजिबल पे होता है, फाइनेंशियल पे भी होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो टेंजिबल वाले तो बॉर्डर पे नहीं हो सकते, पर इनटेंजिबल या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कैन बी पार्शियली ओन्ड बाय इंडियन कंपनी एंड पार्शियली बाय सम फॉरेन कंपनी, तो वो हो गया ना इन इंडिया पार्शियली आउटसाइड इंडिया, उसलिए ये वाले बात पे MCQ आ सकता है, इससे थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा वो अपना ROC आपको सर्टिफिकेट देगा ना, CHG 2 दोनों को देगा वो, दैट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो फूट फूट के रोएगा, और कौन रोएगा, क्रेडिटर, कौन। अगर चार्ज रजिस्टर नहीं होता है, देयर आर 4 कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, द चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, मतलब अब अगर कंपनी बंद हो गई तो वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना उसको हम सिक्योर्ड नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, मतलब लिक्विडेटर से पैसा क्लेम नहीं कर पाएगा, गलत बात। नंबर 2, अगर उसी प्रॉपर्टी पे 2 लोन लिया गया है, पहले वाले का चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, दूसरे वाले का पहले रजिस्टर हो गया, तो दूसरे वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगा, प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 3rd, चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या हुआ, लोन तो है ना, तो पैसा तो चुकाना कंपनी को पड़ेगा ही, और कंपनी के ऑफिसर्स को सजा भी मिलेगी अंडर सेक्शन 86, ठीक है। प्रोवाइजो, गवर्नमेंट चाहे तो RBI के साथ कंसल्ट करके किसी पर्टिकुलर केस को एग्जेम्प्ट कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एग्जेम्प्ट बैंक्स को किया कि बैंकिंग कंपनी जब RBI से लोन लेता है, बैंक RBI से लोन लेता है और अपना चार्ज क्रिएट करता है RBI के फेवर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अमेंडमेंट था ये, मतलब पुराना अमेंडमेंट है, ओके।
अच्छा मान लो कि कंपनी ने लोन लिया, असेट गिरवी किया, पर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, 30 डेज का समय होता है, नहीं किया, 30 डेज हो गया, तो अब ना लेंडर के पास हक आ जाता है कि वो खुद चाहे तो चार्ज रजिस्टर कर सकता है। हेडिंग पढ़ो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय लेंडर व्हेन द बोरोवर कंपनी फेल्स टू डू सो। तो अब लेंडर जो है वो CHG1 CHG9 जमा कर देगा, अब लेंडर के पास हक आ चुका है कि वो चार्ज रजिस्टर कर सकता है। वो आरओसी को चार्ज 1 का फॉर्म जमा करेगा, आरओसी दिखेगा कि चार्ज 1 के फॉर्म में सिर्फ लेंडर का साइन है, बोरोवर का साइन नहीं है, तो आरओसी बोरोवर कंपनी को एक शो कॉज नोटिस देगा 14 दिन का वक्त कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, एतराज है क्या, अगर एतराज है तो बात अलग है, वरना चार्ज को रजिस्टर कर देगा। अच्छा, बैंक वालों ने जो भी फाइलिंग फीस पे की है, एडिशनल फीस, एड वेलोरम, वो सब कंपनी उनको रीइंबर्स करेगी, क्योंकि ड्यूटी किसकी थी, कंपनी की थी। ओके, सेक्शन नंबर 79। इसमें जाने के पहले आई विल शो यू अ मास्टर डायग्राम। फोटो प्लीज। ठीक है, 3 इवेंट होते हैं, क्रिएशन ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। फॉर्म कौन सा आप जमा करते हो, एक बात याद रखना, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का फॉर्म सेम है, CHG1 CHG1। क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए CHG1 आप जमा करते हो, ट्रिपल कॉन्डोनेशन की सुविधा है, ठीक है ना, ROC ROC RD, और वो लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं CHG2 का। मॉडिफिकेशन के केस में जमा क्या होता है, CHG1 और सेम टाइम लिमिट है, ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए भी एक सर्टिफिकेट मिलता है CHG3। ओके, सेटिस्फैक्शन में आप जमा करते हो CHG4, उसकी टाइम लिमिट पहले से ही लंबी है, उसमें टाइम लिमिट होता है कि या तो आप जमा कर दो विद इन 30 डेज, वरना आप फर्स्ट कॉन्डोनेशन कब कराओगे, सीधा 300 डेज के लिए, ठीक है। तो विद इन 30 डेज जमा कर दो, नहीं तो आरओसी को बोल के सीधा 300 दिन का टाइम मिल जाएगा। और यहां पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा CHG5, बल्कि आरओसी MCA के वेबसाइट में, आरओसी क्या करेगा, MCA के वेबसाइट में आपके कंपनी के नाम के नीचे डाल देगा MOS, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, मोसा, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, फॉर्म नंबर CHG5, ठीक है। सेक्शन नंबर 79, मॉडिफिकेशन के 2 सिचुएशंस है। फर्स्ट, कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिस पे ऑलरेडी पहले से किसी और का चार्ज था, तो अब कंपनी वो अपने नाम पे शिफ्ट करवाएगा ना, तो दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। पढ़ो यहां पे, कंपनी एक्वायर्स एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, तो कंपनी मॉडिफिकेशन का फॉर्म जमा करके उसको अपने नाम पे शिफ्ट करवाएगा। नंबर 2, सेकंड सिचुएशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन या चार्ज में कोई चेंज हुआ है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, या बैंक वालों ने आपके एसेट को पार्शियली रिलीज कर दिया इत्यादि, तो इसको बोलते हैं चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐसे सिचुएशन में मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म कौन सा जमा होगा, CHG1। फर्स्ट स्टेप, फाइल CHG1 अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टाइम लिमिट जो भी 77 में पड़े वही यहाँ पे म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करेगा, वो आपको पलट के एक सर्टिफिकेट देगा CHG3, ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 80, जैसे ही आपका चार्ज रजिस्टर होता है आरओसी के वेबसाइट पे, MCA की वेबसाइट में, इट इज डीम्ड कि पूरी दुनिया को पता चल गया है। डेट ऑफ डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज, द डे व्हेन द आरओसी रजिस्टर्स माय चार्ज ऑन MCA वेबसाइट, इट इज क्लियर कि सारी दुनिया को कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, सबको पता चल गया। अब कोई आदमी ये बहाना नहीं कर सकता कि हमें तो पता ही नहीं था कि कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी है,
आपको पता होना चाहिए था, एमसी की वेबसाइट में रजिस्टर्ड है। कंपनी जो भी चार्ज का फॉर्म जमा करती है उसके लिए आरओसी पेपर वाला रजिस्टर मेंटेन करता है कि ऑनलाइन रजिस्टर? ऑनलाइन रजिस्टर। ऑन विच वेबसाइट? ठीक है, दिस वेबसाइट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। अब दो सेक्शंस का पैकेज है 82, 83। इट इज अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। बोर्ड पे देखो, सेटिस्फैक्शन सेक्शन, मतलब असेट मुक्त हो गया है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन के दो मतलब होते हैं। नंबर 1, असेट अब फुल रिलीज हो चुका है, अब उस असेट पे कोई एनक्रोचमेंट एनकम्ब्रांस नहीं है। और एक मतलब होता है फुल रिलीज ऑफ एसेट डज नॉट मीन फुल रिपेमेंट। हो सकता है कि हमारा बैंक के साथ सेटलमेंट हुआ हो कि हम 80% ही दे पाएंगे, बैंक बोला ठीक है भाई 2 और निकलो। तो satisfaction does not mean full repayment. It can be full or partial repayment in full settlement of the loan. तो पढ़ो ये, full settlement of loan by, जैसे मरती हुई कंपनी में सेटलमेंट ही तो होगा, तो वहां पे पेमेंट 80% 70% ही हुआ, पर माना जाएगा कि फुल लोन सेटल्ड और असेट रिलीज्ड। जब असेट रिलीज हो जाएगा चार्ज से, तो कंपनी स्वयं पर एक बात याद रहे, सेटिस्फैक्शन इज नॉट लिमिटेड टू सेक्शन नंबर 82। यहां पर और एक सेक्शन है। मान लो कंपनी ने जमा नहीं किया, पर कंपनी की उस प्रॉपर्टी को किसी ने खरीदा है, तो वो बायर भी जमा कर सकता है, CHG 4। ठीक है ना। पहले सेक्शन नंबर 83, जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा चार्ज, 30 दिन के अंदर कंपनी क्या जमा करेगी? CHG 4। यहां पर सीधा 300 दिन का कॉन्डोनेशन मिलता है। आरओसी क्या करेगा? अगर CHG 4 पर बैंक का और कंपनी दोनों का साइन है, तब तो डायरेक्टली रजिस्टर कर देगा MOS। लेकिन अगर नहीं है, तो आरओसी पहले शो कॉज नोटिस देगा बैंक को कि भाई चार्ज सेटिस्फाइड हो गया क्या आपका। तो आरओसी सेंड शो कॉज नोटिस टू द चार्ज होल्डर रेंडर कि 14 डेज में ऑब्जेक्शन दो। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, मतलब सब सही है, मोसा डाल देगा एमसी वेबसाइट के अंदर। लेकिन ऑब्जेक्शन कर दिया बैंक ने, तो फिर ये बात रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा और कंपनी को बता देगा भाई ऑब्जेक्शन आ गया उससे। अगर CHG 4 पर दोनों का साइन होता, तो क्या शो कॉज नोटिस की जरूरत होती? नहीं। आरओसी केवल 82 में रजिस्टर कर सकता है कि 83 में भी कर सकता है? 83 में भी। जो बायर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसने चेक कर लिया था कि चार्ज नहीं है और उसने खरीद लिया, पर कंपनी ने सेटिस्फैक्शन का फॉर्म जमा, तो बायर खुद जमा कर सकता है CHG 4। उस केस में आरओसी फिर से शो कॉज नोटिस देके पूछ लेगा कोई झमेला है क्या, फिर रजिस्टर कर देगा। आरओसी सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले एविडेंस वगैरह सब चेक करेगा। रूल 84, हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी बैंक के पास, लोन एग्रीमेंट में लिखा था कि तुमने लोन नहीं चुकाया तो हम आदमी भेज देंगे रिसीवर टू सेल द प्रॉपर्टी और मैनेज द प्रॉपर्टी। वही हुआ सर, हम लोग लोन नहीं चुका पाए, बैंक ने आदमी भेज दिया। तो बैंक वाले ने आदमी भेजा बाय वर्च्यू ऑफ लोन एग्रीमेंट या फिर बाय वर्च्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर। तो बैंक ने जिस बंदे को भेजा उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर। रिसीवर और लिक्विडेटर में क्या फर्क होता है? सर लिक्विडेटर कंपनी बंद करने आता है, रिसीवर केवल एक सिक्योर्ड असेट को बेचने के लिए आता है। तो वो आएगा, ठीक है। अब इस बात की सूचना लेंडर बैंक जो है वो आरओसी को दे देगा, इनफॉर्म नंबर CHG 6 विद इन 30 डेज। कंपनी को बता देगा, आरओसी को भी बता देगा। फिर वो बंदा जब अपना काम करके जाएगा, तब वापस से वो आरओसी को बता देगा इन सेम फॉर्म CHG 6। कंपनी को खुद भी एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना चाहिए कि अपने जिंदगी में कब कब चार्ज लिए चुकाए। तो कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्ज, फॉर्म नंबर CHG 7 along with the copy of the loan agreements and all. Register of charge should be preserved permanently. Loan agreement should be preserved with for 8 years after the satisfaction of charge. ठीक है। Is this register of charge open for public inspection? It is open for inspection of public, members, creditors and other person. ठीक है, क्लियर है। पनिशमेंट मैंने बोला था कंपनी पे कितना है, ऑफिसर पे कितना है, जानबूझ के किया है, ठीक है।
सेक्शन नंबर 87, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे दिया? अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म जमा करने में 300 दिन से ज्यादा का लेट हुआ है, तो इस डिले इन फाइलिंग को कौन माफ कर सकता है? आरडी या फिर रजिस्टर ऑफ चार्ज जो एमसी की वेबसाइट पे दिख रहा है, अगर उसमें कोई गलती है, ओमिशन है, मिस स्टेटमेंट है, कुछ भी गड़बड़ है, तो उसको रेक्टिफाई करने का आदेश कौन दे सकता है? आरडी। ठीक है, तो आरडी के पास आप एप्लीकेशन दो फॉर्म नंबर CHG 8 में। आरडी आपका टाइम एक्सटेंड कर देगा या फिर रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, चार्ज खत्म होता है। ओके, आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।